हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। जैसे कि कुछ वैल्यूज़ हमारे पास जो आती है मेज़रमेंट करके डेसिमल में आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये मेरे पास एक स्केल है, इस स्केल में कुछ रीडिंग दी हुई है। जैसे 0 से स्टार्ट हुआ है, 0 से लेके कितना है, ये 30 सेंटीमीटर तक है ये। तो यहाँ पे जो रीडिंग है हमारी, जैसे 0 1 2 3 4 तो दिया हुआ है, बट यहाँ पे जो स्मॉल स्मॉल डिवीज़न है ये भी कुछ शो कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे अगर मुझे कोई वैल्यू लेनी है, ठीक है, अगर मुझे 2.5 शो करना है, 2.5 कहाँ शो करेंगे हम? तो मान लीजिए हमारा 2 हुआ, ये हमारा 2 हुआ, और ये हमारा क्या हुआ, 5, 2.5। ठीक है, और मुझे इसमें 4.5 शो करना है, तो ये बना मेरा 4.5। अगर मुझे इस स्केल में 5.2 शो करना है तो क्या बनेगा, जैसे 5 ये हुआ और ये 1 2, तो ये 5.2 बन गया। इसी तरह हमारी कुछ वैल्यूज़ डेसिमल में आती हैं, और ये जो वैल्यूज़ हैं इसमें जो डिजिट होते हैं, एक हमारा सर्टेन होता है, एक अनसर्टेन होता है ना। तो सर्टेन वही होता है जो हमारा एक्यूरेट वैल्यू बोल सकते हैं हम। अनसर्टेन जो है वो हमारा डाउटफुल वैल्यू होता है। जैसे मैंने आपको इसमें बताया कि अगर मुझझे यहाँ पे 2.5, जैसे ये 2 है, ये 0.5 है, तो जो 2 है ये मेरा एक्यूरेट बोल सकते हैं, ये सर्टेन हो गया। और ये जो 0.3 0.5 है ये मेरा अनसर्टेन हो गया, जैसे डाउटफुल हो सकता है। 0.5 0.51 भी हो सकता है, 0.52 भी हो सकता है। इस तरह से कुछ वैल्यूज आती हैं, तो उन्हीं को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। और जैसे मेरे पास जो मेजरमेंट दी है वो है 2.56। कितनी मेजरमेंट दी है यहाँ पे? 2.56 मेजरमेंट दी हुई है। 2.56 में देखिए, ये जो मेरा 2 है ये सर्टेन है, 5 6 मेरा क्या अनसर्टेन है, डेट इज़ डाउटफुल वैल्यू है, और इसी को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से हम समझते हैं। वैसे तो यहाँ पे ये भी लिखा है, ग्रेटर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स obtained when making a measurement, more accurate it's the measurement। कि जितना ज़्यादा नंबर होगा सिग्निफिकेंट फिगर का व्हेन मेकिंग अ मेजरमेंट में, तो वो उतना ही एक्यूरेट, मतलब या उसका उतना ही एक्यूरेट मेजरमेंट होगा। ये कह रहा है जितना ज़्यादा नंबर होगा सिग्निफिकेंट फिगर का। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर सिग्निफिकेंट फिगर की बात करूँ, यहाँ पे जो डिजिट है मेरे 1 2 3, तो डेट इज़, अगर मैं इसका सिग्निफिकेंट निकालूँ, डेट इज़ बन गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो यही कह रहा है जितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतना ही वो क्या होगा, एक्यूरेट बोल रहे हैं यहाँ पे, उसकी मेजरमेंट होगी, हम ये भी कह सकते हैं। आगे देखिए, एग्जाम्पल जो दिया है 1.21 दिया है, तो 1.21 में अगर मुझे सिग्निफिकेंट निकालना है तो ये बनेगा आपका 3। एक एग्जाम्पल है 1.212 दिया हुआ है, अगर मुझे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर निकालना तो क्या बना, हमारा 4 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अ फिगर ऑफ 1.212 इज सेड टू बी एक्यूरेट टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितने 3 हैं, इसमें कितने हैं 4 हैं, तो ये हमारा एक्यूरेट बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, क्या है, मेरे एक एक्यूरेट मेजरमेंट है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम देखें, यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन अर्थ टू मून डेट इज होता है 3,77,000 किलोमीटर होता है। अगर इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ जैसे 3.7710 पावर 3। कैसे बना, ये आपने पढ़ा होगा। जैसे मान लो ये मेरा, इसको मैं लिख सकता हूँ 37710 पावर 3 लिख सकता हूँ। अगर मुझे इस नंबर को छोटा करना है तो मैं यहाँ जाऊँगा, मैं यहाँ से यहाँ, मतलब 2 नंबर छोटा करना है, 2 नंबर मुझे छोटा करना है, तो ये 3.77 बना। तो जितना मैंने इसको, मतलब जितना मैंने डेसिमल लगाया, कितने प्लेस डेसिमल लगाया, 1 2, तो जो पावर मेरी 3 है इसमें मैं 2 ऐड कर दूंगा तो बनेगा 3.7710 पावर 5 बन जाएगा। तो यहाँ से ये बना है। अगर मैं इसमें पूछूं कि कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो बच्चे इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितना 3 है। कितना यहाँ पे 3 दिया है, कितना दिया है 3 दिया है। दूसरा, किलोमीटर लगा है, मीटर लगा है, कोई भी मेजरमेंट लगी है साथ में। फॉर एग्जांपल ये आपको मैंने एग्जांपल बता दिया। ठीक है, कि जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है 14.5 सेंटीमीटर, इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिखूँ मैं इसमें, सेंटीमीटर के मैंने मीटर बना दिए तो 100 से डिवाइड कर दिया, और 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 पावर 2, और ऊपर जाएगा 10 पावर -2 बन जाएगा। तो इस केस में बच्चे, अगर मुझे सिग्निफिकेंट फिगर बनाना है या बताना है तो क्या बनेगा बच्चे, इसमें कितना है 1 2 3, 3 ही बनेगा। कितना बनेगा, 3 ही बनेगा। तो यहाँ पे लिखा भी नोट में, सिग्निफिकेंट फिगर्स डू नॉट चेंज इफ वी
मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन डिफरेंट यूनिट। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होगा चाहे हम डिफरेंट यूनिट में इसको बनाएं, सेंटीमीटर के मीटर बना दिए, मीटर के सेंटीमीटर बना दिए, किलोमीटर के मीटर बना दिए, वो चेंज नहीं होगा, ये इसमें कहा था। तो बच्चे आपको ये सिग्निफिकेंट फिगर पता चला गया ना, क्या होता है कि नंबर ऑफ डिजिट वो से कितने हैं, वही आपने सिग्निफिकेंट फिगर बोलना है। अब यहाँ पे इसके बाद हम कुछ रूल्स की बात करें। रूल्स क्या हैं इसके बच्चे, जो रूल्स दिए हैं हमारे पास क्या है। पहला जो रूल कहता है ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। नॉन ज़ीरो मतलब जैसे यहाँ पे ज़ीरो कोई नहीं है, ये मेरे पास जो नंबर है वो नॉन ज़ीरो है, 70 नंबर दिया। अगर मुझे इसमें से सिग्निफिकेंट फिगर बनाना है तो क्या बनेगा, 2 बनेगा। कितने, 1 और 2। इसमें कितने हैं, 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ये हमारा फर्स्ट रूल कह रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन 2 5 6 7 8, तब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 1 2 3 4 5, डेट इज 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। सेकंड रूल ये कहता है हमारा ऑल जीरोस अकरिंग बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये कह रहा है कि जो हमारे ऑल जीरोस अकरिंग, जैसे ऑल जीरोस अकरिंग बिटवीन नॉन जीरो, कोई जीरो है जो लाइक कर रहा है दो नॉन जीरो के बीच में, जैसे टू डिजिट है मेरे पास 400, 3 डिजिट है यहाँ पे 401 है, तो 4 और 1 के बीच में जीरो लाइक कर रहा है, तो इसको भी हमने सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करना ही करना है। तो अगर इसमें चेक करें तो सिग्निफिकेंट बनने वाला है 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट। इसमें चेक करें 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें चेक करें 4 कितने, 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इस तरह से एक और हम एग्जांपल ले लें, जैसे दिया 1 0 0 0 8 4, बच्चे क्या आंसर आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, दैट इज 7 सिग्निफिकेंट फिगर बनेगा इसमें। नेक्स्ट जो रूल कहता है वो कह रहा है all zeros to the right of the last non-zero digit are not significant figure। कि जितने भी हमारे जीरोस हैं जो लास्ट में आ रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये जो लास्ट में जीरो आ रहा है ना, हम ये कह सकते हैं ये जो लास्ट में जो जीरो है, ठीक है, ये इसको हमने काउंट नहीं करना है, यही कह रहा है all zero to the right of the last non-zero digit आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये जो लास्ट में हमारा जीरो आ रहा है इसको हमने काउंट नहीं करना है। डेट इज में 20 का जो सिग्निफिकेंट बनेगा वो 1 बनेगा, 210 का बनेगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ये 2130 का बनेगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 1 2 3 4 बनेंगे। हमने लास्ट वाला ये जीरो हमने काउंट नहीं करना है। हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो कह रहा है ऑल जीरो टू द राइट ऑफ अ डेसिमल and to the left of a non-zero digit are not significant figure। तो यही राइट साइड अगर मैं जीरो की बात करूँ, लेफ्ट साइड ये जीरो की बात करूँ, तो ये बीच में डेसिमल है, डेसिमल के इस तरफ जीरो, डेसिमल के इस तरफ जीरो, तो ये भी हमने क्या करना है, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करना है, ये कह रहा है। तो हमारा जो सिग्निफिकेंट बनने वाला वो कितना बनेगा, यहाँ पे सिर्फ 1, तो 1 सिग्निफिकेंट बनेगा। इसमें कितने हैं 1, ये भी 1 ही बनेगा। इसमें कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 बनेंगे। हमने ये डेसिमल के इस तरफ और डेसिमल के इस तरफ जो जीरोस आ रही हैं उनको हमने काउंट नहीं करना है। डेट्स ये हमारा फोर्थ रूल कह रहा है। बच्चे हमारा फिफ्थ रूल जो कह रहा है ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट एंड टू द राइट टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पे देखिए अगर जीरो हमारा इस तरफ है, मतलब नॉन जीरो के राइट साइड बोल सकते हैं, और यहाँ भी ये डेसिमल के इस तरफ है जीरो आपका, तब भी वो आपका क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा राइट साइड होगा जीरो वो हमारा क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा। जो इस तरफ जो जीरो वो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आएगा। यही स्टेटमेंट ये कह रही है, यही रूल ये कह रहा है कि आपका जो जीरो है इस तरफ आ रहा है, नॉन जीरो के आगे जीरो आ रहा है, तो आपने उसको काउंट करना है, इसको आपने काउंट नहीं करना है। तो यहाँ पे अगर देखें 0.20 में हमारे 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 0.230 में हमारे कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसमें। ओके, अगर हम एक और एग्जांपल ले लें 0.00248, बच्चे ये क्या बनेगा हमारा, इसमें एक हमने पढ़ा हुआ है, ये जीरो तो हम काउंट करते नहीं, कितने आएंगे 3 आएंगे, है ना। ये पीछे वाला जो रूल था फोर्थ रूल जो हमने पढ़ा था, अगर मैं यहाँ लिखूँ 0.4200489, तब क्या आएगा बच्चे, ये जीरो,
कितने आएंगे 1 2 3 4 5 6, तो डेट इज 6 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इसमें। ओके, नेक्स्ट रूल जो हमारा कह रहा है वो क्या कह रहा है, देखिए all zero to the right of the last non-zero digit are significant if they come from a measurement, कि हमारा जो जीरो है राइट साइड लास्ट में जीरो आ रहा है, और वो जो जीरो कहाँ से आया और जो वो वैल्यू कहाँ से आ रही है, वो डिजिट कहाँ से आ रहा है, मेजरमेंट से आ रहा है। जैसे 2020 मीटर मेजरमेंट है, तब ये हमारा जो जीरो है काउंट किया जाएगा, ये भी हमारा सिग्निफिकेंट फिगर बनेगा। कहने का मतलब इसमें कितने बने 1 2 3 4, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर बन गया। अगर मेरे पास 60 मीटर दिया तो 60 में कितने होगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अगर मेरे पास 30 सेंटीमीटर दिया है कितना होगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जिसमें मेजरमेंट लगी है मीटर सेंटीमीटर लगा, उसको आपने काउंट करना ही करना है। नेक्स्ट रूल ये कह रहा है ऑल जीरो टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट इफ दे आर नॉट फॉलोड बाय अ नॉन जीरो डिजिट। कह रहा है कि आपका जो राइट साइड अगर जीरो डेसिमल के बाद, जैसे ये डेसिमल है ये जीरो आ रहा है, इस तरह भी आपका जीरो आ रहा है, तब भी आपने उसको काउंट करना है, तो भी आपको सिग्निफिकेंट फिगर बनेगा। कितने हैं 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर बन गया इसका। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 91.000 है ना 00, इसमें कितने हैं 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो इस तरह से हम बता सकते हैं इसमें कि जो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर कैसे बनता है और कब कब बनेगा, इसके हमने रूल्स पढ़ लिए हैं। बच्चे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राउंडिंग ऑफ द मेजरमेंट्स। हमने क्या करना है, जो हमारे पास मेजरमेंट आई होगी उसका हम राउंड ऑफ लेंगे। आपने करा होगा ये, जैसे कि लाइक एस्टिमेट वैल्यू लेनी है कितनी है, ठीक है, हमारे पास कुछ वैल्यूज दी होगी, उसका एस्टिमेट लेना है, उसका राउंड ऑफ लेना है। कैसे, पहले कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं। पहला रूल ये कह रहा है इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इन अ नंबर इज लेस देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन अनचेंज्ड। अगर हमारा कोई नंबर 5 से छोटा आ रहा है तो उससे पीछे वाला नंबर क्या होगा, वो चेंज नहीं होगा, ये कह रहा है। एग्जाम्पल, ये कोई मेजरमेंट है 8.64, तो बच्चे यहाँ पे जो 4 है 5 से छोटा है, अगर 5 से छोटा है तो पीछे वाला जो नंबर वो बढ़ेगा नहीं, 5 पीछे वाला नंबर वो चेंज नहीं होगा। डेट्स मीन इसको हम राउंड ऑफ क्या लिखेंगे 8.6 लिख लेंगे। इसी तरह एक नंबर मेरे पास दिया 2.63 दिया हुआ है, तो बच्चे ये जो 3 है 5 से छोटा आ रहा है, तब भी ये चेंज नहीं होगा, उससे पीछे वाला नंबर चेंज नहीं होगा, वही का वही रहेगा, मतलब 2.6 बन जाएगा। अगर हम एक और एग्जांपल ले 4 लिख लेते हैं यहाँ पे 7.3 है ना, इसका राउंड ऑफ क्या बनेगा बच्चे 4.7 बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये 3 है 5 से छोटा है, तब भी ये चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट रूल जो हमारा ये कहता है इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इन अ नंबर इज ग्रेटर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। अगर हमारा जो नंबर है 5 से बड़ा है, अगर हमारा नंबर 5 से बड़ा आ रहा है, ठीक है, तब क्या होगा, हमारा जो पीछे वाला नंबर वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कितना कितना इंक्रीज होगा हमारा 1 रेज्ड बाय 1 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये कोई नंबर दिया मेरे पास 8.66, ठीक है, तो बच्चे यहाँ देखिए जो 6 है वो 5 से बड़ा है, और ये 5 से बड़ा है, तो हमें जो पीछे वाला जो हमारा डिजिट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कितना 1 बढ़ जाएगा। डेट्स मीन हम इसको राउंड ऑफ लिख सकते हैं 8.7। क्या लिखेंगे इसको 8.7। सेम ऐसे कोई वैल्यू हमारे पास दी है 2.67, तो ये 7 जो है ये 5 से बड़ा है, तो पीछे वाला डिजिट क्या हो जाएगा, 1 इंक्रीज कर जाएगा, 2.7 लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल है, यहाँ पे लिखा है 2.78 लिखा है बच्चे, तब इसका जो आंसर आएगा वो 2.8 बन जाएगा, क्योंकि ये 5 से बड़ा है। जब 5 से बड़ा हो गया तो पीछे वाला इंक्रीज कर जाता है। थर्ड रूल ये कहता है हमारा इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इन अ नंबर इज 5 हो और 5 फॉलोड बाय 0 देन द प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन अनचेंज्ड इफ इट इज इवन नंबर हो। ये कह रहा है अगर हमारा नंबर क्या हो 5 हो, 5 को फॉलो कर रहा हो, या 5 से पीछे वाला जो नंबर है वो इवन हो, तब भी चेंज नहीं करना है हमने। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे ये लिखा है 8.65, 5 है, पीछे कितना है यहाँ पे 6 है, तो बच्चे ये चेंज नहीं करना है। नंबर 6 कौन सा नंबर हमारा इवन नंबर है, तब ये चेंज नहीं होगा, तो हमारा जो राउंड ऑफ बनेगा 8.6 बन जाएगा। क्या बनेगा 8.6 बन जाएगा। अगर जैसे एग्जाम्पल 2.45 दिया है, तो
इसका जो राउंड ऑफ बनेगा वो बनेगा 2.4 बनेगा, क्योंकि ये नंबर 5 है और 5 से जो पीछे जो नंबर आ रहा है वो क्या हमारा इवन है। ठीक है, क्या नंबर हमारा इवन है, तब भी ये चेंज नहीं हुआ, तो डेट इज हमारा 2.4 आ जाएगा। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट जो रूल है हमारा, फोर्थ रूल ये कह रहा है इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इन अ नंबर इज 5 और 5 फॉलोड बाय जीरोस देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1 इफ इट इज़ अ ऑड। अगर हमारा कोई नंबर 5 है, 5 से पीछे वाला नंबर ऑड है, तब वो हमने क्या करना है, उसको प्रोसीड कर देना, उसको रेज कर देना 1। ठीक है, उसका एक नंबर बढ़ा देना है। कहने का मतलब है 8.75 का कर देंगे हम, क्या लिखेंगे 8.8 लिख देंगे, क्योंकि जो 5 से पीछे वाला नंबर कैसा ऑड नंबर है, और ऑड हो तब भी हमने क्या करना है, इंक्रीज कर देना है। एग्जाम्पल के लिए 9.75 दिया है तो ये बनेगा 9.8 बन जाएगा। और एक और एग्जाम्पल है, हम मान लो 2.5 मान लो 3 आपका क्या दिया 3 दिया है और यहाँ पे लिखा है 5, है ना, क्या लिखा है 5 लिखा है, तब भी आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा 2.4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका 2.4 बन जाएगा। 5 दिया है 5, तब भी आपका बढ़ ही जाएगा। ये आपका ओड वाले केस में है, ये इवन में नहीं होता है ऐसा। इवन में क्या होगा, अगर इवन नंबर 5 लगा तब भी आपका नहीं बढ़ेगा, ये ध्यान रखना है। ये कुछ इसके रूल्स थे। बच्चे अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेशन की, मतलब हम यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अलजेब्रिक ऑपरेशन की बात की जाएगी। यहाँ पे हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की, और हम बात करेंगे ऐड एडिशन और अपना सब्सट्रैक्शन की। तो पहले हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या होता है, कैसे हम सिग्निफिकेंट फिगर बनाते हैं। तो इसमें कुछ रूल्स हैं वो आपको सीखने पड़ेंगे। तो ये क्या देखना है आपने, हमारे पास कोई नंबर दिया है, मान लो 6.5 दिया और इंटू 0.1, आपने सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आया 0.65, ये आपका आंसर आ गया। अब इसका मैंने सिग्निफिकेंट बनाना है, तो सिग्निफिकेंट कैसे बनाएंगे, तो इसको आपने क्या करना है, पहले आपने चेक करना है इन दो नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट वाला नंबर कौन सा है, सबसे कम सिग्निफिकेंट वाला कौन सा नंबर है, ये आपने देखना है। तो बच्चे इसमें कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट है, इसमें कितने हैं, इसमें कितने बच्चे 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। ये आपको ऑलरेडी मैंने बताया था, पीछे सिखाया था। ठीक है, इसमें कितने 2 हैं, इसमें कितने हैं 1 है, हम 0 को कंसीडर नहीं करते हैं, इसमें 1 है। तो बच्चे जो आंसर जो आएगा वो क्या आना चाहिए, आपका जो आंसर बनेगा उसको भी हमने 1 सिग्निफिकेंट फिगर में लेना है। किस में लेना है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर में लेना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे ही आपका बना 0.65 बना, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, मुझे यहाँ पे इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बच्चे, इसमें कितने हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, पर मुझे यहाँ पे क्या बनाना है 1 सिग्निफिकेंट फिगर बनाना है। तो 1 कैसे बनेगा, 0.5 दिया है, 5 के आगे 6 तो 7 कर दीजिए, ये बना 0.7। तो ये जो बना इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए, 1 आ गए। इस तरह से करना है। अब ये नहीं देखना कि इवन नंबर है, ऐसा कुछ नहीं देखना है इसमें मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, और डिवीजन में अगर इवन नंबर है और इसको मान लें इवन नंबर है ये, तो इवन नंबर के अकॉर्डिंग करें तो ये बनेगा 0.6। तब भी आपका हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, सिग्निफिकेंट फिगर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं हम, सिग्निफिकेंट फिगर देख रहे हैं, तब भी कितना आएगा 1 ही आएगा। ओके बच्चे, अगर नेक्स्ट जो है हमारा डिवीज़न वाला देखने, अरे मेरे पास कोई वैल्यू दी है 54.28 और डिवाइड 14, सिंपल आपने डिवाइड कर दिया, आंसर ही है अप्रोक्सीमेट 3.8771 आया। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 4, इसमें कितने हैं 2 हैं। तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लेना है। जैसे मेरे पास यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 5 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं। तो मुझे इसे राउंड ऑफ कितना लेना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लेना है। इसको मैं क्या लिखूँगा, 3.87 है। ठीक है, या तो इसको मैं लिख लूँ 3.87 रहने दो। अगर मैं इवन का केस देखूँ, इवन वाला रूल, क्योंकि ये पीछे वाला नंबर मेरा क्या है, इवन है ना, पर यहाँ क्या है 7 है। क्या है यहाँ पे 7 है, 5 नहीं है। क्या हमारा यहाँ पे 7 है, 7 है, तो ये आपका इंक्रीज़ हो जाएगा, ये आपका बढ़ जाएगा। तो कितना बनेगा, ये 3.9 बन जाएगा। तो बच्चे इसमें कितने आ रहे हैं आपके सिग्निफिकेंट, इसमें आपके कितने आ रहे हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं 2। देखो यहाँ पे सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर 2 था, आंसर में कितना है आपका राउंड ऑफ 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही आएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल कर लेते हैं।
जैसे 2.5 इंटू 2.1 करा तो ये आपका 5.25 आएगा। इसमें देखना आपने सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम किसका है, इसका 2 है, इसका 2 है, मतलब आपका 2 ही आना चाहिए लास्ट में। तो ये आपका 5.25 था, ये आपका बन गया। कितने आ रहे इसमें, 3 आ रहे थे ना, कितने आ रहे थे इसमें, 3 आ रहे थे। तो मुझे इसको 2 राउंड ऑफ 2 सिग्निफिकेंट फिगर करना है, तो ये बन गया 5.3 बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं इवन का केस देखूँ कि इवन नंबर है और 5 लगा तब तो 5.2 बनेगा। तब क्या बनेगा, ये 5.2, तब भी आपका क्या आएगा, राउंड ऑफ 2 ही आएगा। हम यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर देखें, राउंड ऑफ ले रहे हैं, कितना लेना है, 2 लेना है, उसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.4 इंटू 2.1, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हमारे 1 है, इसमें कितने 2 हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 0.8, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं यहाँ पे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। कितने आ रहे हैं यहाँ पे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं हमारे यहाँ पे। कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। बट यहाँ पे जो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर है कितना है, यहाँ पे 1 है ना। हमने क्या लेना है, 1 लेना है। क्या लेना हमने, 1। तो इसको हम राउंड ऑफ 1 लिख लेंगे तो 0.8 आ जाएगा। तो 8 मेरा सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। ओके बच्चे, नेक्स्ट हम बात करेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसकी बात की जाएगी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात की जाएगी। इसमें हमने सिग्निफिकेंट फिगर कैसे बनाना है, बच्चे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना है इसको। इसमें कुछ रूल लिखे हैं। रूल क्या कह रहा है मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि आपने क्या करना है। पहले तो आपने सिंपल प्लस कर देना है। सिंपल प्लस कर दिया आपने, ये अब नंबर लिखा, आपके पास कोई नंबर दिया 428.5 दिया है, 17.23 दिया है, आपने प्लस करके आपका आंसर आ गया है। अब ये आपने चेक करना है दोनों में, इन दो नंबर में चेक करना है कितने इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो चेक कैसे करना है, आपको एक चीज़ सिखा रहा हूँ। आपने क्या करना है, डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो चेक करना है बस। डेसिमल के बाद आपने सिग्निफिकेंट फिगर चेक करने हैं। तो देखिए बच्चे, अगर मैं डेसिमल के बाद देखूं तो इसमें कितना है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें कितना है डेसिमल के बाद, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, तो बच्चे जो आंसर में जो आएगा वो राउंड ऑफ हमारा कितना आना चाहिए, 1 सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 1 सिग्निफिकेंट फिगर लेना है आफ्टर डेसिमल। जो हमारा आंसर आएगा उसका जो सिग्निफिकेंट बनेगा आफ्टर डेसिमल वो 1 आना चाहिए। हमने सबसे छोटा सिग्निफिकेंट देखा, वो डेट इज़ 1। तो जैसे इसका जो आंसर है वो आया 4, ये 5.73 आया। तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं, हमें 1 बनाना है। तो 1 कैसे बनेगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 4/7। तो डेसिमल के बाद 1 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है। इस तरह से करना है। एक क्वेश्चन हमें एग्जाम्पल और दी है, 2.42, 1.32, इस तरह से सिंपल ऐड कर दिया। और आपने फिर चेक करना है आफ्टर डेसिमल कितने सिग्निफिकेंट आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, इसमें कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आपका जो आंसर में जो राउंड ऑफ बनेगा वो 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक बनेगा। ठीक है, उस तक लेना है आपने। तो जब ऐसे नॉर्मल सोल्व करा तो यहाँ पे देखो आफ्टर डेसिमल आपका कितना आ रहा है, 2 सिग्निफिकेंट। तो बच्चे आफ्टर डेसिमल आपको कितना लेना है, आपने 1 लेना है। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैं क्या लिखूँगा, 3.8 लिख सकता हूँ, 3.8। तो 3.8, तो डेसिमल के बाद कितना आ रहा है, 1 आपका सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है इसमें। ओके बच्चा, इसके बाद हम बात करें, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल इस तरह से जो हमें दिया है, कोई क्वेश्चन दिया है, इसको भी हमने क्या करना है, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आपका बनेगा 19.22 बन गया। अब बच्चे वही चेक करना है, इसमें कितने आफ्टर डेसिमल 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें कितने हैं बच्चे, 2 सिग्निफिकेंट, इसमें कितने हैं, 2 हैं, इसमें कितने हैं, 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हमारा जो आंसर है राउंड 1 सिग्निफिकेंट फिगर में लेना है आपने। तो जैसे इसको सोल्व करा तो ये 19.2 लेना है। आफ्टर डेसिमल की बात कर, 19.2 लेना है। सेम ऐसे माइनस में होगा, इसमें अगर माइनस करें तो इसमें 2 आपका कितना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। कितना है आपका, 2 है इसमें, है ना। इसमें कितना है, 3 है आफ्टर डेसिमल, तो 2 है। तो ये आपका बनेगा कितना, ये 3.72 बनेगा। इस तरह से आप इनको कर सकते हो बच्चे। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ फॉलोइंग। हमने क्या करना है, सिग्निफिकेंट फिगर बताना है। ठीक है, इन सभी का। तो पहले बात करते हैं इसकी। यहाँ दिया है 0.005, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट बनने वाला वो कितना बनेगा हमारा, 1 सिग्निफिकेंट फिगर आएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें इसकी 2.63 इंटू 10⁻28 डेट इज, इसमें कितने बनेंगे, 3। कितने बनेंगे इसमें, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आप एक बार चेक कर लेना है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कैसे कंसिडर करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट हमारा जो दिया है 5.003, 5.003 में कितने सिग्निफिकेंट हैं, ये आपका बन गया कितने हैं, 4, दैट इज़ 4 बन गए। अगर मैं इसमें चेक करूं
0.2560 में, तो कितने हैं बच्चे, इसमें कितने होंगे हमारे पास बच्चे 1 2 3 4, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अगर मैं चेक करूं फिफ्थ का, फिफ्थ में कितने दिए हुए हैं, देखो 1 2 3 4 5 है ना, 5 है, कितने हैं इसमें, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसमें चेक करते हैं कितने हैं, देखो ये आपका जीरोज तो आएंगे नहीं, 1 2 3 4, इसमें कितने हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये वही, अच्छा रिपीट हो गया, ये 5 है। ये क्वेश्चन चेक करिए, इसमें कितने हैं, ये जो हमारा 8th क्वेश्चन है इसमें कितने हैं बच्चे, इसमें कितने हैं 1 2 3, ये जीरो हम कंसीडर नहीं करते हैं। जीरो कब कंसीडर करेंगे, जब यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर लगा हो या मेजरमेंट दिए तब हम इसको कंसीडर करना था हमने, अदरवाइज ये हमारा क्या है 3 सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें। उसके बाद 9th चेक करते हैं, तो 9th में देखिए ये जो है 0.08240 मीटर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर इसमें मुझे सिग्निफिकेंट फिगर बताएं तो कितने होंगे बच्चे, यही होंगे आपके, कितने 1 2 3 4, दैट इज 4, कितने हुए इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हुए। क्लियर होगी बात, कोई डाउट हुआ तो पूछ लेना है, क्योंकि यहाँ पे मेजरमेंट आ रही है, जीरो तो कंसीडर किया है ना, तो जीरो हमने लिया हुआ है, मीटर लगाया साथ में, आप ये भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, क्या करना है इसमें, ऐड करना है, दो हमें वैल्यूज दी 4.5 10.325 दिया हुआ है ना, ऐड करते हैं इसको 10.325 प्लस हमने करना है क्या इसमें 4.5, आपने सिंपल तो प्लस कर देना है, तो ये जो आपका आंसर बनेगा 14.825 बन जाएगा। अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर कैसे बनाना है, देखिए आपने चेक करना है, क्या करना है आपको, मैंने बताया डेसिमल के बाद आपने चेक करना है कितने डिजिट आ रहे हैं, कितने सिग्निफिकेंट बन रहे हैं डेसिमल के बाद। तो डेसिमल के बाद कितने हैं यहाँ पे, ये 1 सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, इसमें कितने हैं 1 2 3, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे, है ना। तो हमारा जो आंसर है वो किस में आएगा, लेस, जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर है वही अपने हमारा आंसर बनने वाला है, मतलब उसी में हमने आंसर लेना है। हमारे पास यहाँ कितने हैं, डेसिमल के बाद 3 है, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट 3 है, तो इसको मैं किस में लिखूंगा, मुझे क्या लिखा है यहाँ पे 1 बनाना है ना, क्या लेना है मुझे 1, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर कैसे बने 14.80 बचेगा, क्योंकि 2 है आगे, 2 5 से क्या है छोटा है, तो ये पीछे वाला इंक्रीज नहीं होगा, डेट इज आंसर आ गया। अब मुझे सेकंड क्वेश्चन करना है, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हो यहाँ पे 3.5 है ना, क्या दिया 3.5 दिया है और 32.5678 दिया है, इसको मैं प्लस करूँगा, ये मैं लिख सकता हूँ 3 आपका 32.5678 प्लस 3.5 क्या है 6 है ना, ये 3.56 दिया है। इसको जो प्लस करूँगा तो क्या बनेगा मेरा, ये बनेगा आपका अगर मैं देखूँ 7 8 है, 6 प्लस 6 12, 1 अब 11 हो जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपका कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा, है ना, ये 6 बन गया और ये आपका इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। अब हमने वही चेक करना है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है, तो देखिए बच्चे इसमें कितने डेसिमल के बाद कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें है 2 है, इसमें डेसिमल के बाद कितने हैं 1 2 3 4, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अब जो हमारा आंसर आने वाला सबसे कम सिग्निफिकेंट कितना है हमारा 2 है, 2 में लेना है इसको, इसको हम लिख सकते हैं 36.1। अच्छा बच्चे ये 7 है ना, ये कितना है 7 है, ये कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा, ये आंसर आएगा इसका, ठीक है, ऐसे करना है सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं उसमें क्या दिया, बॉक्स इज 2.3 kg, 2 कॉइन्स ऑफ मासी 20.15 ग्राम दिया है, 20.17 ग्राम आर एडेड टू द बॉक्स, व्हाट इज द, पहला टोटल मास ऑफ बॉक्स निकालना, दूसरा डिफरेंस निकालना है। तो पहले हमने ऐड करना है, फिर दूसरे में हमने क्या करना है इसको माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको पहले हमने लिखा टोटल मास ऑफ बॉक्स हमने 2.3 लिख दिया है, बट हमें जो कॉइन का जो मास दिया वो कितना 20.15 दिया है, 20.15 ग्राम के मैंने किलोग्राम बना लिया, तो कितने बनेंगे, ये बनेगा 0.020515 kg बन जाएगा, है ना। अगर आपको पता ग्राम किलोग्राम 10 पावर इससे करना है मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड 1000 से डिवाइड कर देना तो आपका ये बन जाएगा। सेम ऐसे मुझे 20.17 ग्राम के किलोग्राम बना तो बनेगा 0.02017 किलोग्राम बन जाएगा। देखिए मैंने क्या करा, मुझे ग्राम बना किलोग्राम तो 100 से डिवाइड कर दिया, तो कितने 1000 से डिवाइड कर दिया 3 0 1 2 3, तो 3 प्लेस ही 3 डिजिट प्लेस ही आपका डेसिमल चलेगा 1 2 3, तो आगे जाके डेसिमल यहाँ पे लगेगा जाके, ठीक है। तो ये वो वैसे करा है हमने, ये आपको पता भी होगा। अब हम इनको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए
ये देखिए ये डेसिमल के सामने डेसिमल आ गया। अब इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद जो मेरा आंसर आने वो बनेगा 2.34032। ये अब आंसर आ गया। अब हमने इसको सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है, तो हमने वही चेक करना है कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसका है आफ्टर डेसिमल। ये देखिए इसमें कितना है 1, इसमें कितना है 4, है ना 4 है इसमें कितना है 4 है। तो आफ्टर डेसिमल की बात कर रहा है ना, यहाँ पे 4 4 ये बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करते 1 है, कितना है यहाँ पे 1 है। ये तो आपका आपका 0 है ना, 1 है। तो आंसर में आपका जो आंसर आने वाला वो भी किस में आना चाहिए, 1 सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पॉइंट क्या लिखूँगा 3, डेट इज आंसर, ठीक है। 2.3 किलोग्राम ही आंसर आएगा। ओके 1 डेसिमल प्लेस करना है, 1 डेसिमल, एक डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट यहाँ 1 है, आंसर में आपका डेसिमल के बाद 1 ही सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए। अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने का पता है आपको कैसे करेंगे, 20 यहाँ पे लिख दो डिफरेंस मतलब मुझे ये करना है बड़े में से स्मॉल माइनस 20.17 माइनस मैंने कर देना है 20.15 कर दिया। इसका जो आंसर है 0.02, ये सही आंसर है इसका। वैसे भी ये 2 है अगर मैं इसको देखूँ तो ये 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। 1 ही है, अगर 0.0 अगर ये जीरोस है, ठीक है, इसको कर दो ये 1 है, अदरवाइज ये आपका इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6.37 इंटू 10 पावर 6 मीटर एंड इट्स एवरेज डेंसिटी इज 5.517 इंटू 10 पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। कैलकुलेट द मास ऑफ अर्थ टू करेक्ट द सिग्निफिकेंट फिगर। हमने मास निकालना है इसका, तो कैसे करेंगे इसको। मास निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, मास इज इक्वल टू होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये हमारा फॉर्मूला है, क्योंकि डेंसिटी जो होता है हमारा, डेंसिटी क्या होता है हमारा, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो ये फॉर्मूला यहीं से बना, ठीक है। मुझे मास निकालना है तो बनेगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर देंगे। अब बच्चे इसको मैं अगर लिखूँ वॉल्यूम ऑफ जो मेरा अर्थ है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ एक स्फेरॉइड है, बस फेयर मान लेंगे 4/3 पाई आर क्यू लेंगे। फॉर्मूला आपको पता होगा, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 4/3 पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 होती है, इनटू आर हमें दिया है 6.37 इंटू 10 पावर 6, यहाँ पे क्या लग जाएगा क्यूब लग जाएगा। जब इसको मैं सॉल्व करेंगे हम, है ना, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा या आप इसको सॉल्व करके देख लेना है, तो इसका जो आंसर बनने वाला है वो आंसर क्या बनेगा, अप्रोक्सीमेट आपका आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा इसका, ये बनने वाला है आपका 4/3 ओके इंटू 3.14 इंटू 6.37 10 पावर 6 ऐसे बनेगा। उसके बाद अगर वैसे इसको हमने, अच्छा इससे पहले हम एक और काम कर लेते हैं। क्या करना है, अगर मुझे मास, ये तो मेरे पास वॉल्यूम आ गया ना, एक और काम कर लेते हैं हम, यहाँ पे लिख लेते हैं मास ऑफ अर्थ जो निकालना है हमने। तो हमें फॉर्मूला क्या है, वो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम मेरे पास ये आ गया है, तो यहाँ से करते हैं 3.14 इंटू 6.37 इंटू 10 पावर 6 ये आ जाएगा, इंटू बच्चे जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी भी इसमें दिया हुआ है। डेंसिटी कितना दिया हुआ है बच्चे यहाँ पे 5 पॉइंट क्या दिया 5.517 इंटू 10 पावर 3 दिया हुआ है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो जो इसका जो आंसर आने वाला है वो आंसर जो आएगा 5974.01 इंटू 10 पावर 21 kg, ये इसका आंसर बनेगा। अच्छा यहाँ तक तो आपका आंसर आ गया, बट आपका जो आंसर जो है ना वो सिग्निफिकेंट फिगर देख के अपने करना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना हम। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास, वैसे देखा जाए तो ये हमारे 1 2 3 4 5 6 हैं। अच्छा इसको हम क्या करें, इस नंबर को मुझे छोटा करना है, मुझे इस नंबर को छोटा करना है। तो ये डेसिमल मैं कहाँ लगाऊंगा, मैं यहाँ लगाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ 5.9 लिख दूँ इसको 740 इंटू, तो मैं पावर में कितना ऐड कर दूंगा, कितना में आगे गया 1 2 3 डिजिट आगे, तो +3 कर देना है आपने। जब मुझे क्या करना है, लेफ्ट हैंड इस तरफ जाना है, लेफ्ट हैंड साइड, तो मुझे ऐड करना है, राइट साइड तो माइनस कर देना है। तो नंबर छोटा करना है तो प्लस कर देना है, नंबर बड़ा करना है तो माइनस कर देना पावर में। तो ये आपका बन जाएगा 5.97401 इंटू 10 पावर 24 आ जाएगा। अब हम इसका सिग्निफिकेंट फिगर बनाते हैं। तो क्या बनने वाला है सिग्निफिकेंट फिगर, देखिए जो आपका सिग्निफिकेंट फिगर है
आपने चेक करना पहले यहाँ पे देखिए, इन दोनों में चेक करना है रेडियस और डेंसिटी में। देखिए इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर बन रहा है वो कितना है, 3 बन रहा है। यहाँ आफ्टर डेसिमल चेक नहीं करना क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में नहीं होता ऐसा। ऐड और मतलब एडिंग और सब्ट्रैक्शन में होता है हमारा कि वहाँ पे हम आफ्टर डेसिमल सिग्निफिकेंट देखते हैं। इसमें हमने नहीं देखना है, इसमें हमने देखना है कंप्लीट कितने इसमें है, 3 है, इसमें कितने हैं, 4 है। तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर का होना चाहिए, 3 का होना चाहिए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5.97 लिख दो, 5.97 है ना, इंटू 10⁻24, ये इसका आंसर आया। ऐसे अपने सोल्व करना है, ठीक है, ओके। बात करें एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन की बात कर रहे हैं। एक्यूरेसी क्या होता है, हम यहाँ पे बात करेंगे मेजर्ड वैल्यू की और ट्रू वैल्यू की। कहने का मतलब ये है कि हमारी जो एक्यूरेट वैल्यू है वो कौन सी होती है। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास, हमें पता है कि जो ग्रेविटी होता है उसकी वैल्यू कितनी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जी की वैल्यू, ये हमें पता है ना। थियोरेटिकल तो हमें पता है। जब हमने कोई एक्सपेरिमेंट करा, मान लो कोई हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट की वजह से क्या हुआ, हमारे पास जो वैल्यू आई है जी की, मान लो 9.7 आ गई, 9.5 आ गई, ठीक है। इस तरह से कुछ वैल्यू हमारे पास आ रही है, ठीक है, मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चे ये जो मेरी वैल्यू वो ट्रू वैल्यू है, ये कौन सी वैल्यू मेरी ट्रू वैल्यू होती है। और ये जो मेरी वैल्यू कौन सी वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू है जो हम एक्सपेरिमेंट करके हमें मिलती है। तो इस तरह से अगर हम एक्यूरेट की बात करें तो बेटा जो 9 जो है ना, वैसे अगर 9 देखें तो 9 मेरी एक्यूरेट वैल्यू है। 9 क्या यहाँ पे एक्यूरेट वैल्यू है, ठीक है। देखो यहाँ पे भी क्या है, 9 है ना, तो ये भी मेरी क्या एक एक्यूरेट वैल्यू है। समझ रहे बात। ये कह रहा है द क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज द एक्यूरेट ऑफ द मेजरमेंट। यही कह रहे हैं हम यहाँ पे कि जो ट्रू वैल्यू हमारे पास 9.8 है, पर जब मेज़र करा तो 9.7 आ रहा है, 9.5 आ रहा है। तो बच्चे ये जो 9.7 9.5 किसके क्लोज आ रहा है, 9.8 के क्लोज ही आ रहा है। तो डेट्स मीन ये वैल्यू हमारी क्या है, एक एक्यूरेट वैल्यू है। क्या मेरी वैल्यू एक्यूरेट है, क्योंकि यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है। समझ रही बात, इसी को ये कह रहा है, ठीक है। एक्यूरेट वैल्यू, क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। उसके बाद हम बात करें प्रिसीजन, क्या होता है प्रिसीजन, ठीक है, कि कितनी वैल्यू हमारी प्रिसाइज है। प्रिसीजन को हम बोल सकते हैं क्लियर्ड वैल्यू, कितनी क्लियर वैल्यू हमारी, क्लियर्ड वैल्यू, उसकी बात कर रहे हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पे, जब भी हम क्या करेंगे, मेजरमेंट हैविंग मोर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, या बोल सकते हैं अ ग्रेटर द नंबर ऑफ significant figures is more precise। जितना ज़्यादा नंबर आएंगे सिग्निफिकेंट फिगर में, ग्रेटर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, या मोर बोल सकते हो आप, मोर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज मोर प्रिसाइज होगी। वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू होगी। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हमारे पास जो घड़ी है, अगर घड़ी हमारे पास है, घड़ी हमें टाइम शो कर रही है 4:06 शो कर रही है, ठीक है, 4:06 शो कर रही है। बट आपने देखा होगा अगर रेलवे ट्रैक गए हो, रेलवे स्टेशन गए हो, कहीं भी गए हो ना, तो वहाँ पे जो वॉच होती है वो पूरा टाइम बताती है। वो पूरा टाइम कैसे शो करती है, जैसे 4, इसको मिलेगा 4 hours 6 minutes 17 सेकेंड 0.5 मिली सेकेंड, इस तरह से शो करेगी वो घड़ी, है ना। तो होती भी हमारे पास डिजिटल वॉच भी होती है इस तरह की। तो टाइम अगर हम देखें अपनी वॉच में तो 4:06 है। अगर हम किसी रेलवे स्टेशन जाए, बस स्टैंड जाए, तो वहाँ पे एक घड़ी लगी होती है इस तरह से जो टाइम शो करती है 4 hours 6 minutes 17 सेकेंड 0.5 मिली सेकेंड। तो बच्चे ये जो हमारा टाइम है, ये कैसा टाइम है हमारा बच्चे, ये कैसा टाइम है, प्रिसाइज। इसको हम बोलेंगे प्रिसीजन या प्रिसाइज बोलेंगे। ज़्यादा क्लियर्ड वैल्यू हमारी क्या, ये क्लियर्ड है। यहाँ तो हम बता रहे 4 अप्रोक्सीमेट ही बता रहे 4:06, बट 4:06 क्या टाइम हुआ। अब ये तो नहीं कि 4:06 ही रहेगा, 4:06 तो 6 के बाद कुछ ना कुछ चलता रहेगा, सेकंड चलते रहेंगे। आपकी घड़ी तो शो कर रही है वहाँ पे कि 4:06 है, ठीक है, बट वहाँ पे रीडिंग चल रही होती है, सेकंड चल रहे होते हैं, हमारे मिली सेकंड चल रहे होते हैं। उसके बाद ये 4:07 बनेगा, तो ये वो शो नहीं करता है।
जब ये चीज़ शो होगी तो हम इसको कहेंगे वो ज़्यादा क्या प्रिसाइज है, वो ज़्यादा क्या क्लियर वैल्यू है। एग्जांपल और लेते हैं हम, मान लो हमारे पास ट्रू वैल्यू जो है, ट्रू वैल्यू मेरे पास मैंने जी की बताई वो कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो अगर हम मेजर वैल्यू देखें जो हमने मेजर करी है, मेजर्ड वैल्यू जो हमारे पास है, ये मान लो 9 पॉइंट, ये बन गया 3561 आ गई, या 9 पॉइंट आपका बन गया यहाँ पे 7, या बन गया 9.756, इस तरह से बन गया। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ जितना ज़्यादा आपके क्या होंगे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर उतना ज़्यादा प्रिसाइज होगी, ये कह रहा हूँ। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर अगर देखा जाए तो 3 है, यहाँ कितने बहुत सारे हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे बहुत सारे अपने सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये ज़्यादा प्रिसाइज होगी। ठीक है, जैसे 9.8 हम मेरे पास कोई वैल्यू दी है, यहाँ पे मेजर वैल्यू मेरे पास 9.356 है, 9.71 है, 9.756 है। और मुझसे पूछा जाए या मैं आपसे पूछूं कि इसमें से एक्यूरेट वैल्यू कौन सी है और प्रिसाइज वैल्यू कौन सी, तो आप क्या कहोगे, कौन सी एक्यूरेट है, कौन सी प्रिसाइज है? प्रिसाइज के लिए आपने चेक करें नंबर ऑफ आपके सिग्निफिकेंट फिगर कितने, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें कितने हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें कितने हैं 1 2 3 4, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक है, तो ज़्यादा प्रिसाइज कौन है, जिसमें ज़्यादा प्रिसाइज कौन सी हुई, जिसमें ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर हुई, जिसमें इसमें ज़्यादा है, जैसे 5, तो ये हमारी मोर कहेंगे मोर प्रिसाइज वैल्यू हुई। अच्छा, इसमें देखिए ये 9.71 है ना, 3 है, तो हम इसको कह सकते हैं वैसे अप्रोच एक्यूरेट मोर कह सकते हैं, बट जो प्रिसाइज है वो क्या हमारी कम है, क्योंकि ये जो है एक्यूरेट क्यों कहेंगे, क्योंकि ये वैल्यू क्लोज आ रही है, किसके 9 पॉइंट की क्लोज आ रही है, तो हमारा क्या होगी एक्यूरेट वैल्यू होगी। और हम इसकी बात करें 9.756, तो इसमें देखो 9.7 क्लोज भी आ रही है, ठीक है 9.7 क्लोज भी आ रही है, और 56 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर भी ज़्यादा है, तो डेट्स मीन ये हमारी क्या हुई एक्यूरेट भी हुई, एक्यूरेट एज वेल एज मेरी क्या हुई, एज वेल एज मेरी प्रिसाइज भी हुई। ठीक है, हमने एक्यूरेसी और प्रिसीजन की बात करी थी। याद रखना है इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट अ प्रिसाइज मेजरमेंट इज़ एक्यूरेट, ऐसा नहीं कि जो प्रिसाइज मेजरमेंट है वो एक्यूरेट हो, बट एक्यूरेट मेजरमेंट प्रिसाइज हो सकती है, ये आपने याद रखना है। प्रिसाइज मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं भी हो सकती है, हो भी सकती है, बट एक्यूरेट मेजरमेंट शुड बी प्रिसाइज एज वेल। एग्जाम्पल के अगर हम इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट देखें तो आपने देखा पढ़ा होगा या एक्सपेरिमेंट करा होगा, जैसे ये हमारे पास क्या वर्नियर स्केल है, ये आपने देखा वर्नियर स्केल के बारे में ना पढ़ा होगा। इसका जो लिस्ट काउंट आता है इसमें जो रीडिंग दी होती है पढ़ा है आपने, ये टोटल 12 सेंटीमीटर का है। ठीक है, ये इसके लोअर जो इसके अपर जो होते हैं, और ये इसका वर्नियर स्केल होता है ना, ये इसका वर्नियर स्केल होता है, ये आप इसका ये मेन स्केल होता है। तो यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट यहाँ रखे जाते हैं, इसका यूज़ क्यों करते हैं, स्मॉलेस्ट डायमीटर निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। किसी स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट का डायमीटर मेजर करना तो यहाँ पे रखा जाएगा, मेजरमेंट कर सकते हैं। इससे हम इंटरनल डायमीटर मेजर करते हैं, इससे हम डेप्थ मेजर कर सकते हैं, ये आपको सब पता होगा। तो ये आपको ये भी बताया होगा कि इसका लिस्ट काउंट कितना होता है। अब वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट कितना होता है बच्चे, हमें पता है कितना होता है 0. वर्नियर स्केल का जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01 सेंटीमीटर होता है, ये आपको पता होगा। तो ये आप बोल सकते हैं मोर प्रिसाइज, 0.01 क्या है, एक मोर प्रिसाइज वैल्यू है हमारी। ठीक है, मतलब एन इंस्ट्रूमेंट विद लोवेस्ट लिस्ट काउंट विल गिव अ मोर प्रिसाइज वैल्यू। कोई इंस्ट्रूमेंट है उसका जो लिस्ट काउंट क्या आ रहा है, बहुत ही कम आ रहा है, जैसे 0.01 तक वो मेज़र कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है उसकी जो मेजरमेंट कहाँ तक ले सकता है, मतलब 0.01 सेंटीमीटर, या हमारे पास इतना कोई ऑब्जेक्ट है 0. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी मेजरमेंट वो 0.01 तक वो मेज़र कर सकता है, ये कह रहा है। तो ये भी क्या हमारा मोर प्रिसाइज वैल्यू हुआ, क्या हुआ हमारा ये मोर प्रिसाइज वैल्यू हुआ। आगे हम बात करें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो बच्चे आपने फॉर्मूला याद कर लेना है, n = n × 10⁻⁻⁴। ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। ऑर्डर कैसे करना है हमने, आपने याद रखना है कि जैसे 0.5 n < 5 हो, ठीक है, देन x विल बी द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड n, तब वो क्या बनेगा आपका ऑर्डर ऑफ, देन हम बोल सकते हैं जो x विल बी द ऑर्डर
ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ n, ऐसे बोल सकते हैं। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में आपने याद रखना है जो n आपका होता है कैपिटल N इज इक्वल टू n इंटू 10 पावर x। ये 10 पावर x किसको डिनोट करेगा? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को डिनोट करेगा। जो x मेरा है वो x विल बी द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ n। और ये n कौन सा है? जो हमारा नंबर है। जो हमारा नंबर जो है n हमारा लाइक करना चाहिए 0.5 से ग्रेटर होना चाहिए और 5 से छोटा ही 5 के बराबर आना चाहिए, तब ये आपने ऑर्डर मतलब आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। क्या कंडीशन बताई? आपका जो ये स्मॉल n है कहाँ लाइक करना चाहिए? 0.5 से बड़ा होना चाहिए और कहाँ तक? 5 तक के बीच में आना चाहिए, तब हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बनेगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये 8 दिया है, 8 दैट इज n दिया है, पावर ऑफ 10 निकालना, मुझे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है। तो 8 को मुझे क्या बनाना है? 0.5 से बड़ा बनाना, 0.5 नहीं बनाना, 0.5 से नीचे नहीं लेना है, ठीक है। 0.5 से बड़ा बनाना है, 0.5 से हम इसको बड़ा बनाएंगे तो क्या बनेगा? देखिए ये आपका बनेगा, इसको मैं 10 से डिवाइड कर दूँ, 10 से ही मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 10 से डिवाइड कर 0.8 आ गया। 0.8 0.5 से बड़ा है, ठीक है, ओके, इंटू 10 कर दिया। और x क्या है मेरा? यहाँ पे कितने डेसिमल है? जैसे ये 1 है तो 1 लगा दिया, ठीक है। ये मेरा ऑर्डर ऑफ या पावर ऑफ ऑर्डर बन गया। अगर मैं बात करूँ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मेरा 1 बन गया। सेम ऐसे एग्जांपल हम करें 59 का मुझे बनाना है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बनाना है, पावर 10 बनाना है। इसको मैं क्या करूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 59/10 कर दीजिए, क्योंकि मेरा जो नंबर है क्या बनना चाहिए आपका? 0.5 के और 5 के बीच में, बट ये 5.9 बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इसको हम डिवाइड कर देंगे 5 को किससे डिवाइड कर देंगे? हम 100 से, ठीक है। 100 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बनेगा? ये 0.59 बन जाएगा, ठीक है, 0.59 बन जाएगा। और ये आपको 100 से डिवाइड 100 से कर देना मल्टीप्लाई, 0.59 इंटू 100 बन जाएगा। इसको मैं 0.6 भी लिख सकता हूँ, इंटू 100 बन जाएगा। तो बच्चे ये जो मेरा बनेगा वो क्या बनेगा बच्चे? 10 पावर क्या बनेगा? ये 10 पावर जैसे 1 2 3, तो इसको मैं बन 10 पावर 2 ही बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा? 10 पावर 2 बनना। 10 पावर ये जो हमारा मैग्नीट्यूड है 10 पावर 2 बनेगा, ठीक है। यार क्या यहाँ पे 10 है, 10 पावर 1 है, यहाँ 100 10 पावर 2 बन जाएगा। ये आपने याद रखना है, इसको 10 पावर 1 नहीं बना देना है। यहाँ पे कितने हैं? 1 2 डिजिट है यहाँ पे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बनाना है। एक और क्वेश्चन करते हैं, हमारा 49 दिया है, 49 का बनाना है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जैसे इसका जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है वो 2 आया है, ठीक है। पावर ऑफ 10 इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे 0.59 इंटू 10 पावर क्या लिखूंगा यहाँ पे? 2 लिख सकता हूँ। 49 का बनाना है तो 49/10 कर दो, इंटू 10 कर दो, ये बन गया आपका 4.9 इंटू 10। और यहाँ पे आप पावर जो x वो 1 आ जाएगा, कि 1 प्लेसेस हुआ ना, यहाँ पे 1 प्लेस बना, तो ये पावर 1 लिख देना है आपने। और जो भी आपके पास 10 है, 10 एक 1 लिख दो, 2 है 2 लिख दो, यहाँ पावर यहाँ पे 1000 तो 10 पावर 3 बन जाएगा, ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये 4.9 लाइक कर रहा है, तो ये आप अगर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देखें तो 1 बन जाएगा। सेम ऐसे एग्जांपल हमारा मान लो 666 है, इसको मैंने बनाना है क्या? इसका भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बनाना है, तो कैसे करेंगे? हमारा जो नंबर लाइक कहाँ करना चाहिए? 0.5 से बड़ा होना चाहिए और 5 तक होना चाहिए। तो ये मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा? इसको मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि ये मेरे 0.6 बन जाए, इंटू 1000 से ही मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको मैं लिखूँ तो ये बनेगा 0.66 इंटू 1000, डैट इज़ 0.66 इंटू 1000, डैट इज 10 पावर 3, ये बन गया, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है इसका? 3, तो यहाँ 3 लिख देना है आपने। इस तरह से हम बनाते जाएंगे, ठीक है। याद रखना है, ये नहीं कर देना कि आपने इसका राउंड ऑफ ले लिया तो इसको पावर, ये काम नहीं करना है, जो है वैसे ही रखना है इसको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो जो 1000 है तो 1000 में 10 पावर 3 बनेगा। यहाँ कुछ भी करते रहो, जैसे ये 100 था, मैंने लिखा 0.6, साथ में 100 ही है, तो 100 को क्या लिख सकते हैं? 10 पावर 2 लिख सकते हैं, मतलब 0.6 इन 10 पावर 2 लिख सकते हैं। इस तरह से कोई क्वेश्चन है तो इस तरह से आपने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकाल लेना है। आगे हम बात करें एरर इन मेजरमेंट क्या होता है। एरर मेजरमेंट, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर। इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंट बिटवीन द ट्रू एंड मेजरमेंट वैल्यू। हमें अनसर्टेनिटी मतलब हमें डाउटफुल जो कुछ वैल्यूज़ आती हैं उसको हम एरर कहते हैं। कई बार आपने जब आप लैब में बैठे हो, कंप्यूटर में लैब में, तो आप देखते हो कुछ ना कुछ आप वहाँ पे एरर आता रहता है, आपकी वो वैल्यू नहीं आती है, आपने चेक करा होगा, आपको पता होगा इसके बारे में, ठीक है।
तो इसी तरह से कुछ एरर जरूर आते हैं, क्योंकि विदाउट एरर फिजिक्स नहीं चलती है, फिजिक्स में एरर आएंगे ही आएंगे। एक्सपेरिमेंट किया होगा तो उसमें भी आपको एरर दिखा होगा। अब वो एरर क्या होते हैं, एरर निकालने का फॉर्मूला क्या है, अगर मुझे एरर निकालना है, एरर जो निकालने का फॉर्मूला वो निकलेगा मेरा जो ट्रू वैल्यू होगी, ट्रू वैल्यू माइनस मुझे मेजरमेंट वैल्यू में कर देना है, मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, मुझे एरर निकालना है, मेरी जो ट्रू वैल्यू है उसमें से मैंने क्या करना है, मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर देना, वो मेरा क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, जैसे मैं एग्जांपल आपको ये बताता हूँ, जैसे कि ये मेरे पास ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड होती है, तो जो मेरी मेजर्ड वैल्यू आई है मान लो 9.7 आई है। अगर मुझे एरर निकालना तो एरर कैसे बनेगा, मेरा एरर जैसे ट्रू वैल्यू मेरी डेट इज़ ये ट्रू वैल्यू है मेरी ट्रू वैल्यू, तो ये बनेगा 9.8 माइनस 9.7 कर दीजिए, ये कितना बनेगा 0.1 का मेरा क्या एरर आ रहा है, 0.1 मीटर पर सेकेंड का। तो इस तरह से हम एरर निकाल सकते हैं। कोई भी दिया है, ठीक है, जैसे आपने वर्नियर स्केल भी पढ़ा होगा, उसमें भी एरर पढ़ा होगा आपने, एरर आता है कई बार आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग क्लासेस। पहला है कांस्टेंट एरर क्या होता है, सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, ग्रॉस एरर क्या होता है, रैंडम एरर क्या होता है, लीस्ट काउंट एरर क्या होता है। ठीक है, इस तरह से हम एब्सोल्यूट एरर ये सब पढ़ते जाएंगे आज। तो जो ये हमारा है एरर तो आपको बता दें कि एरर निकालते हैं, फॉर्मूला ट्रू माइनस मेजर कर दो। कांस्टेंट एरर क्या होता है, ध्यान दीजिए, कांस्टेंट एरर किसको कहते हैं बच्चे, इफ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड मेजर्ड वैल्यू इज ऑलवेज सेम then the error is constant error. It is usually due to faulty calibration of the measuring instrument. This error can be minimized by making the observation with different method, different instruments से कर सकते हैं। अगर हमारा कोई एरर कांस्टेंट ही आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है कांस्टेंट एरर, अगर मैं यहाँ इसी का एग्जांपल से समझाऊँ, मान लो मेरे पास 9.8 आया, दूसरी वैल्यू मेरे पास 9.5 आई, फिर मेरी वैसी वैल्यू 9.4 आ गई। अगर मैं यहाँ पे इस वैल्यू एरर निकालूँ, इसमें से इसमें एरर तो मेरा 0.1 मारा, अगर मैंने इसमें से और इसमें से एरर निकालूँ, है ना, एरर E2 मतलब एरर निकालूँ, ठीक है, डेल्टा को हम यहाँ पे एरर से नोट करते हैं कई बार, ठीक है, डेल्टा याद रखना है। ये E2 निकाले तो ये बनेगा आपका 9.8 माइनस 9.5 कर दो, सॉरी 9.8 माइनस आप क्या कर दो यहाँ पे, सॉरी इसके, है ना, ये मेरे पास वैल्यू है 9.7 है, एक वैल्यू मेरे पास 9.5 है, अगर 9.7 हमारा 9.7 कर दिया है, 9.6 ले लीजिए हम, ठीक है, 6 ले लेते हैं, 0.1 बन जाएगा। सेम ऐसे 6 में से 9.5 माइनस कर दी, तब भी आपका एरर क्या आ रहा है, 0.1 ही आ रहा है एरर। इसका मतलब ये कैसा एरर, कांस्टेंट एरर है। कैसा एरर हमारा, कांस्टेंट एरर है। कोई भी वैल्यू हम ले रहे हैं, उसको हम सोल्व कर रहे हैं, तो बार वो एरर मेरा 0.1 का ही एरर आ रहा है। तो ये मेरा कैसा एरर है, कांस्टेंट एरर है। कैसा एरर है ये मेरा, कांस्टेंट एरर है। दूसरा सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, द एरर विच इज ऑलवेज सेम साइन, आइदर ऑलवेज पॉजिटिव आइदर नेगेटिव इज नोन एज सिस्टमेटिक। या तो मेरी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, जैसे प्लस, पहले +1 आ गया, +2 आ गया, +3 आ गया, +4, फिर बाद में -3 -2 इस तरह से आ रही है, या तो प्लस आ रही है या माइनस आ रही है। तो ये सिस्टमेटिकल एरर आ रहा है। ठीक है, पहले मेरी वैल्यू पॉजिटिव में आ रही थी, फिर उसके बाद मेरी वैल्यू नेगेटिव में आने लग पड़ी। तो ये मेरा एक सिस्टमेटिकल एरर है, मतलब या पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, और ये सिस्टमेटिक एरर जो है वो हम जैसे कैसे आ सकता है, इंस्ट्रूमेंट एरर में आ सकता है, पर्सनल एरर में आ सकता है, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल सोर्स से आ सकता है, एरर ड्यू टू इंटरनल सोर्स से आ सकता है, कैलोरीमेट्री से आ सकता है, हीट लॉस टू सराउंडिंग कैन नॉट बी अकाउंटेड इम्परफेक्शन इन अ एक्सपेरिमेंट टेक्निक। इंस्ट्रूमेंट एरर, जैसे कोई एरर हो सकता है इंस्ट्रूमेंट में जैसे हम बात करें, इफ राइज ड्यू टू इम्परफेक्ट डिज़ाइन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब हमारा जो है, जो इंस्ट्रूमेंट बनाया हुआ है, हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट एरर क्या हो सकता है, जैसे मैं हमारा इस इंस्ट्रूमेंट है कोई, ठीक है, स्केल ले लिया, अगर इसमें कोई यहाँ पे कुछ फॉल्ट है या कोई कुछ यहाँ से जो डिज़ाइन है इम्परफेक्ट है, प्रॉपर डिज़ाइन में नहीं है, या कोई डिवीज़न यहाँ से मिस है, ठीक है, मुझे दिख नहीं रहा है, तो वो कैसा एरर है। जैसे ये मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है, वर्नियर है, तो मान लो मुझे यहाँ पे कुछ रीडिंग दिख नहीं रही है, कुछ इम्परफेक्ट नहीं है, ये मतलब हम बोल सकते हैं इम्परफेक्ट है, परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट है। तो हम इसको कह सकते हैं कि कैसे एरर है, हमारा इंस्ट्रूमेंट एरर है। ठीक है, मीटर स्केल में भी वर्न ऑफ एट वन एंड, मतलब हमारा जो मीटर स्केल मान लो यहाँ एंड में क्या वो डिसअपेयर हो गया, दिख नहीं रहा, क्या वैल्यू क्या पता नहीं चल रहा है, तो हमारा इंस्ट्रूमेंट एरर आ गया। इससे हम कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, हम रीडिंग ऑब्जेक्ट की नहीं ले सकते हैं।
उसके बाद हम बात करें पर्सनल एरर क्या होता है। बेटा पर्सनल एरर तो किसी जैसे हम जो होता है टीचर से भी हो सकता है, स्टूडेंट से भी हो सकता है, उसका ध्यान नहीं है, ठीक है, कोई गलती कर रहा है किस चीज़ में, ये भी आप बोल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आती हैं पर्सनल एरर में, ठीक है। आप वैसे तो ये सारे एरर आपके इसमें आ जाते हैं। हम ये भी कह सकते हैं इट राइज ड्यू टू इन एक्सपीरियंस ऑफ द ऑब्जर्वर, लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ द अपरेटस, ठीक है। पर्सनल एरर यही हो सकता है, मेरे को टीचर की लापरवाही हो सकती है या स्टूडेंट की लापरवाही हो सकती है, उसने अपरेटस को ठीक तरह से कनेक्शन ठीक तरह से वायर ठीक तरह से लगाई नहीं है, तो उसमें एरर ड्यू टू एक्सटर्नल सोर्स, जैसे कोई बैटरी में कोई प्रॉब्लम है, इंटरनल प्रॉब्लम है, कुछ भी हो सकता है, कोई इंस्ट्रूमेंट इंटरनल प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से एरर ड्यू टू इंटरनल सोर्स कैलोरीमीटर। एक्सटर्नल सोर्स जो हम यूज़ कर रहे हैं ना, जैसे एक्सटर्नल सोर्स क्या आ गया हमारे, इंटरनल तो आपको बता दिया ना, इंटरनल मतलब इनसाइड अंदर कुछ भी हो सकता है, कोई बैटरी के अंदर फॉल्ट हो सकता है, उसकी वजह से एरर आ सकता है, कोई इंस्ट्रूमेंट अंदर कोई खराबी है, कोई वायर टूट गई है, वो इंटरनल में आता है। एक्सटर्नल में क्या आ जाएगा, जब बाहर से जो हमारा एक्सटर्नल सोर्स, जैसे कि हम यूज़ कर रहे हैं, स्केल यूज़ कर रहे थे, है ना, मीटर वेज यूज़ कर रहे हैं, पोटेंशियोमीटर यूज़ कर रहे हैं, ohms law यूज़ कर रहे हैं, और वहाँ पे ऊपर के नॉब उसके क्या हो गए, टूट गए हैं, नॉब टूट गए हैं, लूज़ हो गए हैं, या कोई वायर कटिंग हो गई है, इस तरह से हम बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल सोर्स से भी हमारा एरर आ सकता है, ठीक है। जो हम यूज़ कर रहे हैं एक्सटर्नल, इसके साथ लगा रहे हैं, अपरेटस वगैरह यूज़ कर रहे हैं, बैटरी लगा रहे हैं, इस तरह से बैटरी में कोई खराबी हो सकती है, इंटरनल अंदर से खराबी हो सकती है, इम्परफेक्शन, हमें परफेक्शन नहीं मिल रही उस चीज़ की, ठीक है। कई बार क्या होता है, जैसे हमें पता है अगर हम क्या करें कि अगर हमें टेम्परेचर निकालना है ह्यूमन बॉडी का ना, थर्मोमीटर का यूज़ करेंगे। पहले तो अंडर द आर्मिट, मतलब आपने देखा होगा कि बच्चों के ना वैसे मुंह में नहीं रखते हैं थर्मोमीटर, वो बाजू के यहाँ रखते हैं थर्मोमीटर का ना। तो जो हमारा याद रखना है, जो हमारा टेम्परेचर जो आएगा, एक्चुअली जो टेम्परेचर हमारा एक्यूरेट आएगा, वो जब हम मुंह में टोंग के नीचे रखेंगे ना थर्मोमीटर को, तब हमारा वो टेम्परेचर बॉडी का बताएगा। और हम बाजू के यहाँ रख रहे हैं ना, इस अगर हम थर्मोमीटर को आर्मपिट में रखें ना, बाजू के बगल में, तो उसमें जो टेम्परेचर होता है वो लो आता है ना। अगर हम जीभ के नीचे रखें थर्मोमीटर को तो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी का सही आता है, एक्यूरेट आता है। बट जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जब टेम्परेचर देखा जाता है तो उनके बाजू के बगल में रखा जाता है। ये आपको पता है क्यों रखा जाता है ना। तो होता क्या है, तो ये वहाँ से हम बता सकते हैं कि जो हमारा टेम्परेचर जो आ रहा है वो क्या है, एक तरह का इम्परफेक्शन है। अंडर द आर्मपिट होती है, वो जो हमारा टेम्परेचर वो लो टेम्परेचर देती है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद हम बात करें, ये आपके हो गए ग्रॉस एरर। क्या होता है ग्रॉस एरर में, देखिए इट इज़ ड्यू टू द केयरलेसनेस हो सकती है ऑफ द पर्सन परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। ये हमने बेसिकली इम्प्रॉपर सेटिंग हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया, नेगलेक्टिंग जीरो एरर हो गया, रॉन्ग कैलकुलेशन हो गया, नॉट अप्लाइंग जीरो एरर, इस तरह से हमारा वो ग्रॉस एरर रहता है, ठीक है। इम्प्रॉपर सेटिंग नहीं करी है, रिकॉर्डिंग, उसका ऑब्जर्वेशन सही नहीं है, ठीक है, अपनी मतलब ऑब्जर्वेशन गलत लग रहा है, पहले 2 3 फिर इसके बाद 8 आगे वैल्यू कुछ इस तरह से। नेगलेक्टिव जीरो एरर मतलब जहाँ पे जीरो एरर यूज़ नहीं कर रहे हैं, जीरो एरर का यूज़ नहीं किया, रॉन्ग कैलकुलेशन हो सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई में गड़बड़ हो सकती है, फॉर्मूला गलत यूज़ कर सकता है, नोट अप्लाइंग जीरो एरर अप्लाई नहीं कर रहा है। रैंडम एरर का मतलब क्या है, या तो कोई वैल्यू पॉजिटिव में आ सकेगी, कोई वैल्यू नेगेटिव में, जैसे एक वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, दूसरी वैल्यू पॉजिटिव, तीसरी वैल्यू नेगेटिव, चौथी वैल्यू पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, इस तरह से। तो ये रैंडम एरर होता है, ठीक है। आगे हम बात करें लीस्ट काउंट क्या है। लीस्ट काउंट एरर क्या होता है, ये भी आपको पता होगा। लीस्ट काउंट में इट इज़ बिकॉज ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट एंड बिलोंग्स टू रैंडम एरर विद द लिमिटेड साइज, इट कैन बी रिड्यूस बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। इसका मतलब क्या है, हमारा जो लीस्ट काउंट एरर क्या हो सकता है, रेजोल्यूशन की बात करें वो कितना रेजोल्यूट है। आगे हम बात करें, इफ़ A1 A2 A3 AN बी द वैल्यूज ऑब्टेन इन सर्वल मेजरमेंट देन एग्ज्यूम ट्रू वैल्यू। अगर हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ दी हैं, हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ है ना, कि ये ऑब्जेक्ट की लेंथ A1 है, A2 है, A3 है, इस तरह से कोई हमें वैल्यूज़ दी हैं, तब हम क्या करेंगे, है ना। उस केस में क्या करना है आपने, कि हमारे पास कोई मेजरमेंट वैल्यू है, मेजरमेंट वैल्यू जैसे हमारे पास मान लो ये एक वैल्यू है ऑब्जेक्ट की, कि किसी ऑब्जेक्ट की पर्सन है डिफरेंट टाइप से उसका मेजरमेंट किया है। मान लो एक पर्सन ने जो बताया है, पहले पर्सन ने उसको बताया, P1 ने बताया कि ये, या A1 ने बताया कि इसकी जो है लेंथ है ऑब्जेक्ट की, कोई ऑब्जेक्ट उसकी लेंथ मान लो उसने 2 सेंटीमीटर बताई, और A2 ने बताया कि नहीं 2 नहीं है 3 सेंटीमीटर है, A3 ने बताया 2 3 भी नहीं है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, इस तरह से। या
A4 ने बताया कि 1 सेंटीमीटर है, तब भी नहीं बन रही बात। या A5 ने बता दिया कि नहीं 1 नहीं है, ना 2 है, ना 3 है, ना 4 है, कितनी है 5 सेंटीमीटर है। तो मुझे इसमें से ट्रू वैल्यू निकालना है, मैं ट्रू वैल्यू नहीं बता पाऊँगा, तो मैं क्या करूँगा, इन सभी का मुझे ट्रू वैल्यू निकालना है। ट्रू वैल्यू कैसे निकालूँगा, इन सभी का एवरेज निकालूँगा। और ये मतलब 1 जो मेरे पास A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 ओवर नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन मेरे पास वो कितनी है 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दूंगा। तो A1 मेरे पास कितना है 2 है, A2 में 3 है, A3 मेरे पास 4 है, A4 मेरे पास 1 है, प्लस A5 मेरे पास 5 है और डिवाइड बाई 5 कर देना है। तो ये बना 3 2 5 9 10 15 बाई 5 डेट इज़ 3 सेंटीमीटर या मीटर, 3 सेंटीमीटर उसका क्या आ गया ट्रू वैल्यू आ गया। 3 सेंटीमीटर क्या इसका ट्रू वैल्यू आ गया, समझ आ गया। बहुत सारी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, हमें ट्रू वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे उन ऑब्जर्वेशन का सम कर देंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर देंगे, तो ये मेरी ट्रू वैल्यू आ जाएगी। अगर मुझे यहाँ से क्या करना है एब्सोल्यूट एरर निकालना है, क्या निकालना है मुझे यहाँ से एब्सोल्यूट एरर निकालना है, क्या निकालना है यहाँ से एब्सोल्यूट एरर निकालना है ना। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है यहाँ पे देखो, इसको मैं समेशन में भी लिख सकता हूँ क्योंकि सारी टर्में प्लस में आएंगी तो हम समेशन यूज़ करते हैं। 1/n यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया, ए आई यहाँ पे हमारे पास A1 A2 A3 जो भी है वो यहाँ लिखा जाएगा। एब्सोल्यूट एरर का मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, हम ट्रू वैल्यू में से हम ऑब्जर्व्ड वैल्यू को माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर मुझे एब्सोल्यूट एरर निकालना है, एब्सोल्यूट एरर निकालने का सिंबल जो होता है वो होता है, देख लीजिए डेल्टा से हम डेल्टा यूज़ करते हैं। अगर मुझे A1 निकालना है ना, A1 एब्सोल्यूट एरर मैं बात कर रहा हूँ, एब्सोल्यूट एरर मुझे निकालना है। एब्सोल्यूट एरर मुझे कैसे निकालना है, देखिए उसको निकालने का तरीका क्या है कि मुझे क्या करना है ट्रू वैल्यू में से ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू कर देना है, मेजर्ड वैल्यू कर देना है, तो मेरा एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। जैसे ट्रू वैल्यू मान लो पीछे मेरे 3 है, बट जो मेरी मेजर्ड वैल्यू है A1 की वो कितनी है, A1 की कितनी है 2 है, तो डेट इज कितना आ गया 1, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। या मैं इसको लिख सकता हूँ डेल्टा A1 इज इक्वल टू A माइनस A1, ये मेरा एरर आ जाएगा। और A2 का एरर निकालना तो बनेगा ये आपका क्या A2 माइनस A1 आ जाएगा ना, सॉरी A माइनस A2 आ जाएगा आपका, ठीक है। सेम ऐसे ही मुझे A3 निकालना है एरर, A माइनस A3 कर देंगे, मुझे A4 निकालना है तो A माइनस A4 कर देंगे। ये मेरा A ट्रू वैल्यू है, ये मेरा कौन सा है जो मैंने ऑब्जर्व किया उसमें से उसको माइनस कर देंगे तो वो मेरा एरर आ जाएगा। ये हमने पढ़ा था एरर कैसे निकालते हैं, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो मुझे यहाँ से निकालना, मैंने बताया A मेरे पास ट्रू वैल्यू 3 है, ये मेरे पास A1 2 दिया था 1, ये मेरे पास 3 है, ये मेरे पास A2 कितना दिया था मेरे पास, A2 मेरे पास था 3 है ना, तो ये 0 कोई एरर नहीं है। अच्छा ये मेरे पास A3 जो दिया था A3 माइनस A3 4 डेट इज़ -1 आ गया, और इसमें क्या आ जाएगा आपका, ये आपका बनेगा 3 माइनस उसके बाद आपको 5 जो 5 दिया डेट इज -2 आ जाएगा। तो देखो एरर पॉजिटिव एरर नेगेटिव भी एरर है, ठीक है। तो इस तरह से हम एरर निकालते हैं। अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव की बात करें, जब हमारी वैल्यू कोई नेगेटिव में आ रही है तो हम क्या करेंगे, तब हम उसका क्या करेंगे, हम उसका मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे डेल्टा ए मीन, ठीक है। जब हमारी वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो हम क्या करेंगे, उसका मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे जितने भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, जितने मेरे पास एरर है ना, उनका मैं सम कर दूंगा, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस ऑन यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा AN ओवर आपका बन जाएगा नंबर ऑफ कितने n आ जाएगा। वही इस तरह से आपने करना है। तो जो ये मोड लगाया है, ठीक है, ये मोड होता है या इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ये हमारा जो मोड है, इस मोड का मतलब ये होता है जो हमारी नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव। जैसे मेरे 2 है, इसको मैं यहाँ रखूँगा तो ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ मैं वैल्यू इनपुट करता हूँ, जैसे A1 तो मुझे पता है कितना है 1 है ना, A1 मेरा 1 है, डेल्टा A2 मेरा क्या है 0 है, डेल्टा A3 मेरा क्या है -1, और ये -1 ये 1 ही आएगा, ठीक है, 1 ही आएगा। और डेल्टा A4 मेरे पास -2, तो -2 नहीं आएगा, क्या आएगा +2, क्योंकि मोड में रख दिया इनको। तो कोई भी चीज़ को किसी नेगेटिव टर्म को मोड में रखें तो वो पॉजिटिव
बन जाता है। तो इस तरह से हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं। इसको समेशन में लिख देना है क्योंकि हमारे बहुत सारे नंबर दिए हैं, तो समेशन में हम लिख सकते हैं यहाँ पे मोड डेल्टा ए आई ओवर एन। ठीक है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 2 3 4, i इज इक्वल टू वही कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम, जैसे आपका स्टार्ट यहाँ से हो रहा है a1 a2, तो यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी आ सकता है। इस तरह से हम एब्सोल्यूट और मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। उसके बाद हम बात करें रिलेटिव एरर क्या होता है। रिलेटिव एरर हम जो निकालते हैं, रिलेटिव एरर निकालने का जो फॉर्मूला है, इसको हम फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? फ्रैक्शनल एरर। इसका दूसरा नाम क्या है? फ्रैक्शनल एरर भी है। अगर मुझे रिलेटिव एरर निकालना है, फ्रैक्शनल एरर निकालना, उसके लिए फॉर्मूला क्या है? रिलेटिव एरर लिखूंगा मैं यहाँ पे, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर ओवर ए मीन यहाँ पे कौन सा है? ये मेरे पास ट्रू है, ट्रू वैल्यू को बोल रहे हैं यहाँ पे, ट्रू वैल्यू को यहाँ पे ए मीन बोला जा रहा है। ए मीन मतलब ट्रू वैल्यू, डेल्टा लग गया तो मीन एब्सोल्यूट एरर, इसको बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे। ठीक है, इस तरह से मीन एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे इसको। बच्चे समझ आ गया? मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए डेल्टा ए मीन होगा और ए मीन का मतलब यहाँ पे ट्रू वैल्यू होगा। अगर मुझे परसेंटेज एरर निकालना है, परसेंटेज के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। परसेंटेज एरर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डेल्टा ए मीन डिवाइड बाय ए मीन मल्टीप्लाई 100 कर दूंगा। बस यहाँ मेरी वो डेल्टा ए है ना, डेल्टा ए मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू एरर इंटू 100 कर देना। ये मेरा क्या बन जाएगा? परसेंटेज एरर निकालने का फॉर्मूला है। आगे आते हैं प्रोपेगेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। तो इसको क्या निकालने का तरीका क्या है? तो इसके लिए अपने फॉर्मूला याद कर लेना है, सिर्फ फॉर्मूले पढ़ने हैं अपने। एडिशन, पहला तो एडिशन की बात करें। ठीक है, एडिशन के लिए आपने यूज़ करना है z इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये यूज़ करना है। ठीक है, z इज इक्वल टू z हमारा क्या है? कोई एरर है, इस जो एरर हमारा, ठीक है, ट्रू बोल सकते हैं वैसे। और डेल्टा z हमारा यहाँ पे ट्रू वैल्यू यूज़ कर सकते हैं हम z को, या एरर के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारा डेल्टा z किसके लिए है? एब्सोल्यूट एरर के लिए हम इन z ये बोल सकते हैं। तो आपने फॉर्मूला ये क्या यूज़ करना है? z इज इक्वल टू ए प्लस बी, और दूसरा आपने यूज़ करना है एरर के लिए डेल्टा z प्लस माइनस डेल्टा ए, और ये दो फॉर्मूले अपने याद करने हैं एडिशन में। सेम अपने सब्सट्रैक्शन में याद करना है z, यहाँ लेगा z इज इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है, दूसरा आपने ये वाला फॉर्मूला याद करना है बस न्यूमेरिकल के लिए, डेल्टा एक्स इज इक्वल प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस ए। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ माइनस हो रहा है बट यहाँ बीच में क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। ठीक है, प्लस माइनस का मतलब यहाँ वैल्यू प्लस में हो सकती है, माइनस में हो सकती है। उसके बाद अगर आपने मल्टीप्लिकेशन निकालना है तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला z इज इक्वल टू ए इंटू बी कर लेना है। और इसके बाद आपने एक ये दो फॉर्मूले अपने एक ये याद करना है इसमें, एक अपने अगर एरर निकालना है एरर, तो उसके लिए फॉर्मूला आपको ये याद करना पड़ेगा। आपने ये फॉर्मूला याद करना है डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए ओवर ए प्लस डेल्टा बी, तो ये वाला यूज़ करना है। सेम ऐसे आपने डिवीज़न करना है, डिवीज़न मेथड के लिए। अच्छा ये तो छोड़ो, लॉग वाला दिया है, मैं डिवीज़न की बात करूँ, ये डिवीज़न ए ओवर बी, और ए ओवर बी निकालना है। वैसे ही आप इसका सेकंड मेथड इसको निकालने का तरीका लॉग लगा के आप कर सकते हैं, इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तब आप निकाल पाओगे। जैसे डेल्टा z इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी दिया है तो हम लॉग लगा के भी इसको कर सकते हैं। यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे डी जेड बाई डी जेड डी ए ओवर ए प्लस डी बी। ठीक है, अच्छा हम डिवीज़न की बात कर रहे हैं, जेड इज इक्वल ए ओवर बी कर देना है, और एक आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा। ठीक है, सेम फॉर्मूला डेल्टा जेड प्लस माइनस ये यूज़ करना है। अगर मुझे परसेंटेज एरर रिलेटिव एरर निकालना तो ये वाला यूज़ कर देना है, बस इतना काम कर लेना है। ओके, और लॉग्स भी आप निकाल सकते हो, पर फिलहाल आप जो आपको बताएं वही अपने फॉर्मूले यूज़ करने और आंसर निकाल देने हैं। आपको लगे अब फॉर्मूले के बारे में पता। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं तब तो आपको लग जाए। पहले हम बात करेंगे एडिशन की। किसकी बात करेंगे यहाँ पे? एडिशन की बात कर रहे हैं। एडिशन के लिए मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए हैं। एक z इज इक्वल टू ए प्लस बी लेना है, और डेल्टा z इज इक्वल टू अपने क्या लेना है? क्या बताया आपको? डेल्टा z, हाँ, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यहाँ भी प्लस माइनस होगा आपका,
ठीक है, यही आपको फॉर्मूला बताया था मैंने, है ना, यही आपका फॉर्मूला था। अब यहाँ पे हमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ, यही है प्लस माइनस डेल्टा जेड प्लस माइनस डेल्टा बी। अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन दिया, मान लो मुझे सिंपल क्वेश्चन बताता हूँ कि टू क्वेश्चन दिया है, टू रेजिस्टेंसेस R1 इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 3 ओम एंड R2 इज इक्वल टू 200 प्लस माइनस 4 ओम दिया है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, वो सीरीज में कनेक्ट किए हैं। देन व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टू रेजिस्टेंस R1 दिया है मेरे पास 100 प्लस माइनस 3 ओम, R2 दिया है 200 प्लस माइनस 4 ओम, आर कनेक्टेड इन सीरीज। देन व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए 1 इज इक्वल टू दिया है 100 प्लस माइनस 3 दिया है ओम, और R2 हमें दिया है 200 प्लस माइनस 4। ये आपने 10th में पढ़ा होगा, ये है ना, सीरीज कैसे कॉम्बिनेशन है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। कैसे कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन दिया हुआ है तो आपने सीरीज वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 करते हैं। तो फॉर्मूला हमें पता है Z इज इक्वल टू A प्लस B होता है, और डेल्टा प्लस माइनस Z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा A प्लस डेल्टा B होता है। तो आपने क्या करना है, जैसे मैं R1 100 प्लस माइनस 3 ओम लिख रहा हूँ यहाँ पे, R2 मेरे पास दिया है 200 प्लस माइनस 4, ठीक है, ओम। तो बच्चे इसको आपने माना A, ये A है, ये डेल्टा A लेना है, ये आपका V है और ये डेल्टा B होगा, ऐसे मान के चलना। ये डेल्टा A है, ये डेल्टा A, सॉरी A डेल्टा A, V डेल्टा B। अब हमने कंडीशन लगा देनी है, हमने जो फॉर्मूला जो अप्लाई करना है वो कौन सा, प्लस वाला, R इज इक्वल टू क्या है, R1 प्लस R2 है। बच्चे R1 मेरे पास क्या है, यहाँ पे मैं लिख दूँ, यहाँ पे अगर R1 मेरे पास क्या है बच्चे, यहाँ पे 100 प्लस माइनस 3 लिख दिया मैंने, R2 मेरे पास है 200 प्लस माइनस 4, ऐसे कर दिया। अब देखिए ये मेरा है, इस कंडीशन में लेके आना है इसको ना, इसमें बनाना है हमने, इसमें बनाना है इसको। इसमें कैसे बनाएंगे, देखो मैंने कहा डेल्टा A, यहाँ लिखा डेल्टा A प्लस डेल्टा B, क्या लिखा है, डेल्टा A प्लस डेल्टा B। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए डेल्टा A, डेट इज मेरे पास डेल्टा A क्या है यहाँ पे, डेल्टा A प्लस डेल्टा B। डेल्टा A मेरे पास क्या बच्चे, क्या है मेरे पास, क्या है डेल्टा A, ये है ना 3 और 4। अच्छा ये बताओ A प्लस B क्या है मेरे पास, ये है ना A और B। तो पहले मैं A और B प्लस कर दूँ, 100 प्लस 200 कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, बीच में प्लस माइनस लगा दीजिए। अब यहाँ पे बताइए क्या आएगा आपका, डेल्टा A प्लस डेल्टा B, डेल्टा A प्लस डेल्टा B डेट इज 3 प्लस 4 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करें, 300 प्लस माइनस 7 आ जाएगा। ऐसे करना है इसको सॉल्व, ठीक है, समझ आया, नहीं आया कोई बात नहीं, एक और करते हैं हम, आपको लग जाएगा पता। बस आपने इस तरह से करना है, R1 R2 R1 यहाँ पे देख लेना है, मैंने लिख देना है यहाँ पे, ये डेल्टा A कौन सा, डेल्टा B कौन सा है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम, क्वेश्चन नंबर जो है हमें दिया है नेक्स्ट जो है कि आपके पास जो है ना डायमीटर दिया है, या 1 स्केल है रिकॉर्डेड कुछ वैल्यू, डेट इज़ D1 आपको दिया है 4.23 दिया है, प्लस माइनस 0.01 दिया है, इसका लिस्ट काउंट जो भी है। D2 हमें गिवन है 3.89 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसमें ये कह रहा है कि आपने क्या करना है, डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ सिलेंडर वॉल। इस क्वेश्चन में आपने थिकनेस निकालनी है, क्या निकालनी है, थिकनेस निकालनी है। क्या निकालनी है आपने, थिकनेस निकालनी है। मतलब यहाँ पे आपने थिकनेस निकालने के लिए क्या करना है, माइनस करना है। क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। क्वेश्चन वैसे ये दिया है, एक्सटर्नल इंटरनल डायमीटर दिया है होलोस्फीयर का, डिटरमाइन द वर्निंग कैलिपर, द रिजल्ट रिकॉर्डेड, इस तरह से रिकॉर्ड किया हुआ। मैं क्वेश्चन लिख ही देता हूँ। मतलब ये लिखा था, द एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर ऑफ अ hollow cylinder are determined with a vernier caliper. Vernier calipers. The results are recorded. The results are recorded as 4.23 plus minus 0.01 and
3.89 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर दिया हुआ है। डिटरमाइन द thickness of the cylinder wall with limits of error। क्या कह रहा है कि हमारे पास एक्सटर्नल डायमीटर दिया होलो सिलेंडर डिटरमाइन विद वर्निस से हमने कर दिया उसको डिटरमाइन। तो जो हमारा रिजल्ट बना वर्निस के लिए यूज़ करके हमने इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर निकाल लिया। तो जब हमने यूज़ करा तो हमारा जो D1 आया इंटरनल एक्सटर्नल का 4.23 आया, इंटरनल का मेरा आया, ठीक है। पर मुझे उन दोनों के बीच का थिकनेस निकालना है, मतलब इन दोनों को मुझे माइनस करना पड़ेगा तब मैं थिकनेस निकाल सकता हूँ। तो ये सब्सट्रैक्शन का है। तो सब्सट्रैक्शन का फॉर्मूला मैं आपको बताया Z इज इक्वल टू होता है A माइनस V और प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा A प्लस डेल्टा B होता है। ये मैंने आपको बताया हुआ है। अब देखिए करना कैसे है, पहले मैं यहाँ पे वैल्यू लिख लेता हूँ। जो मेरे पास D1 जो है 4.2 दिया है प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर दिया है। D2 मेरे पास 3.89 दिया है प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब मैंने थिकनेस निकालनी, थिकनेस कैसे निकालूँ, डेट इज़ इसको मैं D मान लेता हूँ, ठीक है। D मान लेता हूँ, D मैंने निकाला D1 माइनस D2 करके, ठीक है। अब मैं D1 की वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे। D1 की वैल्यू क्या मेरे पास बच्चे, D1 मेरे पास यहाँ लिख दो 4.23 प्लस माइनस 0.01 माइनस D2 मेरे पास है 3.89 प्लस माइनस 0.01। अब इसको सोल्व कैसे करना है, इसको मैंने बताया था आपका ये मेरा है A, ये मेरा क्या है, यहाँ लिखता हूँ ये A है, ये मेरा डेल्टा A है, ये मेरा V है, ये डेल्टा B है। तो बच्चे पहले मैंने A माइनस V करना है। तो A माइनस V मतलब 4.23 माइनस 3.89 कर देना है, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं इसको, हाँ ऐसे बनेगा नहीं। अच्छा, बीच में जो साइन आने वाला है, जैसे माइनस करना ना, माइनस कर दिया हमने, तो ये आपका साइन कौन सा आएगा, अगर मैं यहाँ पे देखूँ प्लस माइनस, यहाँ पे आपका आएगा डेल्टा A प्लस डेल्टा B 0.01। ये आपका क्या बन गया, इसको जो माइनस किया जाएगा तो ये बना आपका 0.34 प्लस माइनस ये कितना आ जाएगा 0.02 सेंटीमीटर। इस तरह से आपने सॉल्व करना है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, अ फिजिकल क्वांटिटी P इज गिवन बाय P इज इक्वल टू A स्क्वायर B क्यूब C D पावर 1/2। द परसेंटेज एरर ऑफ द मेजरमेंट इन A B C एंड आगे लिखा आपका D A B C D एंड D आर 1%, 2%, 3%, 4% रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द क्वांटिटी P। कैसे निकालना, बहुत सिंपल है। परसेंटेज एरर निकालना, परसेंटेज एरर निकालने के लिए पहले आपको रिलेटिव एरर निकालना पड़ेगा या रिलेटिव एरर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा आपको, रिलेटिव एरर निकालना पड़ेगा। रिलेटिव एरर निकालने का फॉर्मूला आपको बताया था। रिलेटिव एरर हम कैसे निकालते हैं, रिलेटिव एरर जो निकाला जाता है वो आपको बताया था कि आपका जो डेल्टा A जो एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर ओवर ट्रू A मीन में ट्रू वैल्यू होता है, ये हमने बताया था। अगर मुझे परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज के लिए बन जाएगा डेल्टा A मीन ओवर A मीन इंटू 100 कर देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे परसेंटेज एरर निकालने के और दूसरा रिलेटिव एरर निकालने के फॉर्मूले बताए थे। तो बच्चे ये जो हमारा मैंने ये देखिए, अगर मुझे रिलेटिव एरर निकालना है तो मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये यूज़ कर सकता हूँ। और मुझे परसेंटेज एरर के लिए तो मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा, ठीक है। अब देखो करते हैं इसको कैसे करना है हमने सोल्व। तो पहले तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे जो हमारा P है, P हमारे पास कितना दिया हुआ, P हमारे पास कितना दिया हुआ है, P हमारे पास दिया हुआ है P इज इक्वल टू A क्यू B स्क्वायर ओवर A क्यू B A स्क्वायर दिया है, B क्यू दिया है और C D 1/2 दिया हुआ है। अब मुझे रिलेटिव एरर निकालना है ना, रिलेटिव एरर निकालने का फॉर्मूला आपको बता दिया मैंने। यहाँ पे A स्क्वायर इंटू B क्यूब इंटू C इंटू D पावर 1/2 दिया है। तो हम कौन सा रूल लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगाएंगे। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल कैसे करना है हमने, इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा P/P, ठीक है, डेल्टा P/P। दूसरा आपने करना क्या है, ये सब आपके बनेंगे, देखो डेल्टा A बनेगा, B को लिखूँ तो ये बन जाएगा आपका प्लस
डेल्टा बी वाई बी बन जाएगा। अगर मैं इसको लिखूँ सी को, ये बनेगा प्लस डेल्टा सी वाई सी बन जाएगा। आगे वाले को लिखो तो बनेगा डेल्टा डी वाई डी। बच्चे ये हमने रूल पढ़े थे, देखो ये हमारा है डिवीज़न वाला है और सेम ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन का होता है। तो सेम दोनों के लिए सेम फार्मूला हम यूज़ करेंगे, डेल्टा जेड वाई जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए ओवर ए प्लस डेल्टा बी वाई बी। इस तरह से हम कर सकते हैं इसको सोल्व। क्योंकि हमने क्या निकालना है, रिलेटिव एरर निकालना है। क्या निकालना हमने, रिलेटिव एरर निकालना है, फिर इसका परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं। ओके, तो रिलेटिव एरर के लिए जैसे ये जो मेथड हमने पढ़ा था ना, ये मल्टीप्लिकेशन में भी आपने पढ़ा होगा। ये आपका मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला था। अच्छा, ये डिवीज़न क्या था, ये आपका इस तरह से प्लस माइनस ये बनेगा, है तो सेम दोनों के लिए। रिलेटिव निकालना तो हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए करना कैसे है, आपने हमने ये वैल्यू लिख दिया। अब देखो जो पावर दिया आपने याद रखना है, जो हमारी पावर होती है उसको आगे रखना है आपने। ए का पावर ये तो आगे रख दिया, इसका पावर आपने आगे रखना है, इसमें कोई पावर नहीं, कोई पावर लेना है, इसमें पावर किया 1/2 ऐसे आगे रखना है। बस इतना काम कर लेना है आपने, ठीक है, ज़्यादा नहीं, सिंपल। आपने जब भी आपने परसेंटेज एरर निकालना है ना, रिलेटिव एरर निकालना है, तो क्या करना है, जो पावर दी उसको आगे रख दो। अब देखो डेल्टा पी वाई पी, अब इसका हमने परसेंटेज निकाला, क्या निकालना है इसका परसेंटेज। अब मुझे परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज एरर निकालना है मुझे। परसेंटेज एरर किसका, पी का निकालना है ना। कैसे निकलेगा, मैं डेल्टा पी वाई पी इंटू 100 कर दो इसको। मतलब मुझे सभी को क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना। यही फॉर्मूला कह रहा था, 100 प्लस 3 डेल्टा बी वाई बी इंटू 100 प्लस डेल्टा सी वाई सी इंटू 100 कर दिया, प्लस 1/2 डेल्टा डी वाई डी इंटू 100 कर दिया। अब देखिए कैसे करना है हमने, डेल्टा पी वाई पी इंटू 100 कर दिया ना। अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, इजिकल टू क्या हमारे पास वैल्यू दी है, हमारे पास वैल्यू है, हमारे पास क्या है लिखा है, ए बी सी डी, डेट इज़ 1%। ए मेरा 1% है, बी मेरा 2% है, सी मेरा 3% है, डी मेरा 4% है। जब ये वैल्यू पुट कर देना है, जहाँ डेल्टा ए ओवर ए है, मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू कितना है 1% है ए का, प्लस 3 इंटू ये मेरा 2% है, प्लस आगे आपका है 3% ही रहेगा, प्लस 1/2 4%। यही मैंने लिखा जो क्वेश्चन में दिया, 1 2 3 4%, ऐसे आपने लिख लेना है, ठीक है। अब आगे देखिए, जो डेल्टा ए ओवर ए की वैल्यू, डेल्टा बी ओवर बी की वैल्यू, डेल्टा ए ओवर ए की वैल्यू 1, डेल्टा बी ओवर बी की वैल्यू 2, डेल्टा सी ओवर सी की वैल्यू 3, डेल्टा डी ओवर डी की वैल्यू 4, ये पुट कर देना है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको जब सोल्व किया जाएगा, ये आपका बनेगा 2% प्लस कितना बनेगा 6% प्लस 3% प्लस 2%, 2 से 2 कट गया 2, तो बच्चे कितना आंसर है यार, 6 2 8 3 11 2 13%। ये मेरा आ गया डेल्टा पी ओवर पी इंटू 100, ये मेरा आंसर आ गया। इस तरह से आपने सॉल्व करना है, कोई भी क्वेश्चन दिया है फॉर्मूला लगा के आपने सॉल्व कर लेना है। इस क्वेश्चन में आप, ठीक है, यही कहा है कि आपका जो है मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, वैसे ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी हो रहा है, ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है। क्या हो रही है यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का मैंने आपको बताया, दोनों फॉर्मूले सेम है। मल्टीप्लिकेशन का यही फॉर्मूला यूज़ करना है, डिवीजन में यही यूज़ करना है। अगर मुझे क्या निकालना है, एरर परसेंटेज एरर निकालना, तो इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दोनों सेम ही है। चाहे डिवीजन पूछा चाहे मल्टीप्लिकेशन पूछा, फॉर्मूला दोनों के लिए क्या है, ये सेम ही लग रहा है। चाहे आप रिलेटिव एरर निकालना है या रिलेटिव एरर हो सकता है, या आपने इसका परसेंटेज एरर निकालना है, तो दोनों के लिए फॉर्मूला सेम ही है, कन्फ्यूज नहीं होना है इसमें, ठीक है। ये नहीं सोच रहे कि ये डिवाइड का बता देता है, डिवाइड तो डिवाइड कर, ऐसा नहीं है, दोनों के लिए सेम ही है। चाहे ये लगा दो ये लगा दो, आंसर आ ही जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है हमारे पास, वो दिया पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू 20 + -1, आगे वोल्ट दिया हुआ है, इज अप्लाइड अक्रॉस रेजिस्टेंस R 8 ± 2 ओम, फाइंड द करंट विद लिमिट्स ऑफ एरर। बेटा आपने ओम्स लॉ पढ़ा था, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। अब मुझे करंट निकालना तो I इज इक्वल टू क्या होगा, V/R हो जाएगा। तो बेटा ये कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, ये डिवीज़न मेथड है यहाँ पे। कौन सा, ये डिवीज़न मेथड, डेट इज इक्वल टू A/V होता है, ये आपने पढ़ा था।
दूसरा प्लस माइनस डेल्टा जेड ओवर जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए ओवर ए प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस भी होगा, डेल्टा बी ओवर बी। तो ये आपने फॉर्मूला पढ़ा डिवीज़न वाला, है ना। तो इसको कैसे सोल्व करना है आपने, इसमें आपने सिंपल करंट निकालना है ना, कोई एरर नहीं, कोई परसेंटेज एरर नहीं निकालना है। तो इसको करने का तरीका क्या, देखिए फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम करंट निकाल रहे हैं तो हम जेड की जगह यहाँ पे आई लिख देंगे, यहाँ पे आई आ जाएगा प्लस माइनस, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस माइनस यहाँ लिख सकते हैं हम डेल्टा आपका वी ओवर वी आ जाएगा प्लस डेल्टा आर ओवर आर आ जाएगा। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं प्लस माइनस, बेटे डेल्टा बी मेरे पास क्या है, डेल्टा बी ओवर बी मेरे पास क्या है बेटे, डेल्टा बी ओवर डी। कैसे लिखेंगे इसको, तो इसको लिखने से पहले देखो यहाँ लिख लीजिए v इज इक्वल टू मुझे 20 प्लस माइनस 1 दिया था और r इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 2 दिया था। तो मैंने कहा इसको मैं a मान लूँ, इसको मैं क्या मान लूँ, v मान लूँ, सॉरी डेल्टा a मान लूँ, ये मेरा v है, ये मेरा डेल्टा b है, ये आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर मुझे वोल्टेज के अकॉर्डिंग चलना है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे बताता हूँ आपको। जैसे ये लिखा आपने v इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस 1 और यहाँ आपने लिखा r इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 2। देखो फॉर्मूला यही है आपका डेल्टा ए पर ए, है ना, यही है। पर मैं आपको ये भी बता देता हूँ, अगर यहाँ पे मैं इसको v मान लूँ ये मेरा डेल्टा v होगा, अगर मैं इसको r मान लूँ तो ये मेरा डेल्टा r होगा। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं ना, इसको ऐसा, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है बच्चे। एक और चीज़ करना है आपने, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, आई निकालना है ना। वैसे आई आपका क्या बन जाएगा, बी मेरे पास कितना है, यहाँ पे कितना बी मेरे पास 20, सिंपल 20 है मेरे पास। बी मेरे पास क्या है यहाँ पे 20, बी मेरे पास क्या 20 डिवाइड बाय क्या आएगा आपका, मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, जेड डिसिम्पलाई जेड इज इक्वल टू बी ओवर आर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो बी मेरे पास कितना है 20 और आर कितना 8, तो ये कितना बन जाएगा मेरा 2.5 एम्पीयर बन जाएगा, ठीक है, लिख सकते हैं ना ऐसे। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आपका, अब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो बेटा डेल्टा आई ओवर आई आ जाएगा, प्लस माइनस लिखा है यहाँ प्लस माइनस, बच्चे डेल्टा वी कितना है, डेल्टा वी मेरे पास 1 है ओवर वी कितना है मेरे पास 20 है, प्लस डेल्टा आर मेरे पास कितना है 2 है और आर कितना मेरे पास 8 है। इस तरह हम वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस डेल्टा आई की वैल्यू मेरे पास है, कितनी आई की वैल्यू मेरे पास 2.5, यही है ना मेरे पास। ये प्लस माइनस ये मेरा कितना बनेगा, इसको मैं जब सोल्व करूँगा ये आपका बनेगा डेसिमल 0.05 प्लस 0.25। तो यहाँ से मुझे डेल्टा आई निकालना है प्लस माइनस, डेट इज प्लस माइनस 0.05 प्लस 0.25 इंटू आई, जो मेरा यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या बनने वाला है, ये कितना बनेगा बच्चे, ये बनेगा आपका प्लस माइनस, अगर इसको मैं ऐड करूँ ये बनेगा आपका 0.05 0.25 डेट इज 10 0.30 इंटू 2.5 यही बनेगा। इसका जो आंसर आएगा वो कितना बनेगा मेरा प्लस माइनस 0.75 डेट इज अप्रोक्स प्लस माइनस 0.8। ये मेरा डेल्टा आई आ गया है।